बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुबिन काजिम और आप सबको जुम्मा मुबारक। जी हाँ, वर्क वीक इज़ ओवर नाउ ऑलमोस्ट। वैसे तो बहुत से लोगों का फ्राइडे ऑफ होता है तो आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत से लोग कर रहे हैं, बट स्टिल वर्किंग वीक तो फिर भी वर्किंग वीक की तरह फील करता है। लेकिन जब जुम्मा आता है तो एक अपनी ही एक्साइटमेंट होती है कि चले वीकेंड इज़ हेयर। सो आप सबको वीकेंड भी मुबारक हो और स्पेशली जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि आज के इस बाबरकत दिन दिल से मांगी हुई दुआ, कभी ऐसा लम्हा गुजरता है जहाँ पे कबूलियत का होता है। वैसे तो कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है, तो हमें प्लीज़ 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 अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि आपको तो हम अपनी दुआओं में याद रखते ही हैं और हम आपको प्यार भी बहुत करते हैं। सो व्यूअर्स, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम माहौलियात पे बात करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी अगर हम कहें कि माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इन्वायरमेंट हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये जो आबो हवा है, जो पानी है, ये सब कुछ जो है ये बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट में क्या आता है? एयर, हवा, उसके अलावा शोर, राइट, उसके अलावा जो चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो अब जैसे मेरी इन्वायरमेंट में इस वक्त हवा आ रही है एयर कंडीशनर से, उस एयर कंडीशनर की मुझे थोड़ी आवाज़ भी आ रही है। अब मेरे सामने ज़मीन है, वो ज़मीन साफ़ है, मेरे सामने ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो उसी तरह हम इंसान इन्वायरमेंट में रहते हैं, हर कोई अपने अपने इन्वायरमेंट में रहता है। लेकिन जो एक दुनिया की एक इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड की इन्वायरमेंट है, हम यूजुअली उसको नेचर का नाम देते हैं और हम इस प्रोग्राम पे हमेशा नेचर के करीब होने की भी बात करते हैं। आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है उसकी तरफ तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ रखना, अपने इर्द गिर्द के मामलात को साफ़ सुथरा रखना, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। माँ बाप भी कहते हैं, घर के बड़े भी कहते हैं, और जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें ये भी समझ आती है, डॉक्टर्स और डिफरेंट मामला ज़िंदगी जी के, कि भाई सेहत कितनी बड़ी नेमत है और सेहत का सबसे बड़ा ज़ामिन है आपकी इन्वायरमेंट। अगर आप साफ़ सुथरी जगह पे रहते हैं, अब साफ़ सुथरी जगह का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है व्यूअर्स कि आप अरबों के या करोड़ों के घरों में रहें, या आपके पास महंगी महंगी करोड़ों की, लाखों की क्या, करोड़ों की गाड़ियाँ हों। ये बात नहीं हो रही। अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा, खुशगवार, आप चाहे एक झोंपड़ी में क्यों नहीं रहते, साफ़ सुथरी झोंपड़ी में तो रह सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को साफ़ रखना, अगर हर बंदा उसकी ज़िम्मेदारी खुद उठा ले तो क्या ही बात है। हमारी इन्वायरमेंट में वो गाड़ियाँ, वो व्हीकल्स भी आती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। क्या आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्विस्ड है? उसमें से कहीं काला धुआं तो नहीं निकलता? वैसे तो माशाल्लाह से हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने स्पेशली पंजाब में बहुत अमेजिंग काम किए हैं। हम उससे रिलेटेड भी आगे बात करेंगे कि पंजाब में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। स्मॉग में आप देखेंगे कितने मेजर चेंजेस आए। अब हमारे माहौल में का एक बहुत बड़ा हिस्सा हवा है, एयर है, और हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये नहीं है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है जैसे कोई कहता है कि मुझे यार ज्वेलरी की ज़रूरत है। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत उस तरह है जिस तरह आपको पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, ज़िंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को साफ़ रखने की, तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि डस्टिंग, झाड़ू पोछा। आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या जब आप सौदा लेने के लिए जाते हैं तो आप कपड़े के बैग लेके जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गए हैं, या क्या आप ऐसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पे आपको बायोडिग्रेडेबल बैग्स दिए जाते हैं, या फिर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में या तो बैन हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। लोग कपड़ों के बैग्स की तरफ आ गए हैं, या इवन जो ब्रांड्स वगैरह हैं जो पहले प्लास्टिक के थैलों में कपड़े और चीज़ें दिया करती थी, अब वो भी पेपर बेस्ड बैग्स वगैरह पे आ गए हैं। और वो पेपर बेस्ड बैग्स भी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि अगर वो फेंकें, कूड़े वगैरह का इसमें चले जाएं, तो जब वो आप ज़मीन में डालते हैं तो वो ज़मीन का हिस्सा बन जाता है खाद की तरह, रादर दैन आपको डैमेज करने का मटीरियल। अच्छा, तो अगर हम बात इस तरह से कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द क्या ठीक कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हैं। हवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको गाइडेंस दी। फिर उसके अलावा क्या आप अपने घरों में
जब दिसंबर जनवरी का मौसम ठंडा होता है, पूरे पाकिस्तान में ठंड तो आती है, चाहे हल्की हल्की आए कुछ जगहों पे। अब उस वक्त क्या आप बॉनफायर जलाते हैं, क्या आप कूड़ा जलाते हैं? बहुत से लोग पूरा साल जो है वो अपने घर के बाहर किसी जगह पे कूड़ा फेंक देते हैं और जब वो जमा हो जाता है तो उस पूरे के पूरे प्लॉट को आग लगा दी जाती है। और वो जो प्लास्टिक के जलने की स्मेल और चीज़ें होती हैं वो कितनी जहरीली होती हैं हम रियलाइज़ भी नहीं करते। तो एक तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखने का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है। फिर जब आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आए तो शजरकारी, पौधे लगाना। देखिए, सिर्फ घर में डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लास्टिक के फूल मत रखें ना। स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, उसके अलावा स्पाइडर प्लांट। मैं कभी व्यूअर्स आपको अपने घर की ना एक वीडियो बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम पे, कि भाई मैंने घर की इन्वायरमेंट को कैसे नेचर के करीब लाने की कोशिश की है। तो और ये सब चीज़ें मैंने व्यूअर्स आई प्रॉमिस यू मॉर्निंग शो कर करके सीखी हैं। फिर उसी के साथ साथ आप घर में ही खाद तैयार कर लें, रादर दैन जो आपके घर का वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट से मुराद ये खाने पीने की चीज़ें जो आपकी नहीं खाई जाती, वो कूड़े में फेंकने के बजाय अगर आप एक मिट्टी का गड्ढा खोद लें और उसके अंदर मिट्टी के अंदर ही आप उसको डालते जाएं, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं या जो जैसे कि लोगों के पास जैसे आपने सब्जियां छीली, आपने हड्डियाँ, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कूड़े में फेंकने के बजाय अगर आप किसी अलहदा किसी कंटेनर में जमा करें और फिर उस गड्ढे में शाम को जाके उसको डालाया करें और फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, ये आपका डेली का अमल होगा। वो पूरी की पूरी जो है वो एक बेहतरीन खाद तैयार हो जाएगी। वो खाद फिर आप अपने घर के पौधों में डालें, आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी खाद, पैसे भी बचेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपने घरों में उगाने की कोशिश करें, और कुछ नहीं कर सकते तो किचन गार्डनिंग की तरफ जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी इन्वायरमेंट जो है बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा शोर, देखिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि रोडों पे बड़ा शोर है, लोग अपने घरों में कितना शोर डालते हैं। सो अपने घर में भी शोर को कंट्रोल करें। लोग घरों में लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, मियाँ बीवी तो बस इस्तग़फ़ार गाली गलोच की 4 घरों तक आवाज़ आ रही होती है। उसके अलावा घरों में बहुत से लोगों को शौक़ होता है म्यूज़िक लगाने का, मतलब कुछ लोगों के घरों में जो यंग बच्चे होते हैं, अब फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक लगाया हुआ है, अपने घर में तो आवाज़ आ रही है तो आ रही है, हम सारे भी पागल हो रहे हैं। सो ये नॉइज़ पोल्यूशन है। सो व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो आबो हवा है, हमारे इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट अच्छी है, तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हम धुआं बनने वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली चीज़ें ना करें, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, हम अपने घर में रिसाइकलिंग का सिस्टम बनाएं, शीशे की चीज़ें अलहदा डाला करें, एक शीशे का अलहदा एक कंटेनर बना लें। देखिए पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग होती है, पाकिस्तान भी उस तरफ आ रहा है, बट हमें घरों में इंडिविजुअल लेवल पे तो इस चीज़ की तरफ ले आना चाहिए ना अपने आप को। तो गार्बेज को सही तरीके से डिस्पोज करना, और फिर जिन थैलों में डिस्पोज करते हैं क्या वो बायोडिग्रेडेबल हैं। सो ये सब चीज़ें मिलजुल के हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा करती है। शोर ज़्यादा ना मचाना, और जब अपनी गाड़ियों और व्हीकल्स में भी जा रहे हैं तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन जगहों के बाहर ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजा बजा के लोगों को पागल ना करना। तो आज अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जा रहा कि हम आपको कहें आप लोग दरख्त लगा दें। भाई वो बहुत बड़ा और बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी हैं ताकि हम लोग सांस की तकलीफ़, एलर्जीज़, दिल की बीमारियों और पानी से फैलने वाली बीमारियों से बच सकें। पानी का हम कितना बेजा इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा पानी को कितना गंदा करते हैं लोग। वो पानी जिसको पूरी की पूरी सोसाइटीज़ और इलाके यूज़ कर रहे होते हैं अपने अपने पानी के यूज़ के लिए, उसी के अंदर मज्जे भी नहा रही हैं, उसी के अंदर नहर या नाले के अंदर आप लोग कूड़ा भी फेंक रहे हैं। सो अल्टीमेटली चले आपको दूसरों की फिक्र नहीं है तो आप अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सो प्लीज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मुनासबत से जब हम आगे बात भी करेंगे तो उन पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको फॉलो भी करें। हम अभी ऑफ कोर्स किचन की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उसमें फैंटाबुलस काफ़ी आज आपके लिए? क्या 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 मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस कलर में देखा आपको। देखिए ना, मैं ये जरा देखिए ना, मैं स्टाइल मार रही हूँ। वो और बात है कि स्टाइल मारना नहीं आता तो स्टाइल आप ना भी मारें तो भी मुझे एक दफ़ा मेरे शौहर ने कहा कि जुगन शर्माया ना करो। मैंने कहा क्यों?
कहते लग रहा है तुम्हें मिर्गी का अटैक हुआ। वो मैंने कहा ये क्या बदतमीजी हुई? कहते शर्माना आता ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब मुझे शर्माना नहीं आता? फिर मैंने कोशिश की, तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, तो मैं आपके लिए शर्मा रही थी लेकिन मुझसे शर्माया गया नहीं। काफ़ी है इतना भी। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि आज मैं अपने आउटफिट को यरकान कर दूं, बट जोक्स असाइड, देखिए इन्वायरमेंट डे की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ग्रीन येलो कलर्स ब्राइट, तो दिन की मुनासबत से भी, बट उसके साथ साथ भी जान माहौल को खुशगवार करने का एक तरीका खुद भी अच्छा लगना है। बिल्कुल डेफिनेटली। जब मैं आपको देखती हूँ, आप ऐसे तैयार हुई होती हैं, आप माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, तो आपको देख के मेरा भी मूड अच्छा हो जाता है। जस्ट बिकॉज एज अ शेफ आप प्रोफेशनली अपने बालों को बंद रखती हैं, सारा कुछ करती हैं जी। बट उसके अलावा माशाल्लाह पूरी आपने इतनी खूबसूरत, और इवन अपने हेयर स्टाइल कितना खूबसूरत बनाया, तो माहौल को अच्छा करने में स्टार्ट अपने साथ ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपने ऊपर भी थोड़ी वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल। बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मेरी जान। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड आज हम बात भी करेंगे, बल्कि मैं सोचूं कि जब मैं किचन में आपके पास आऊँगी ना, बिल्कुल। तो तब हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि आप ऐसी चीज़ें कौन सी है जो अपने लेवल पे करती हैं एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, और घर में आप क्या गाइडेंस देती है बच्चों को। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद किचन में आएंगे, लेकिन किचन में जाने से पहले और ब्रेक की तरफ जाने से पहले, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल आज के दिन यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन का आगाज़ 1972 में हुआ, जब यूनाइटेड नेशंस ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के दौरान इसका फैसला किया। ये कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट के हवाले से पहली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था जहां एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ पे बात की गई, यानी कि 1972 से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न उठा हुआ है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों में एनवायरनमेंट यानी कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पोल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ पे अवेयरनेस देनी है। आप देखें ना, क्लाइमेट चेंज की मैंने बात की, तो व्यूअर्स आप खुद देखें कि आजकल गर्मियों में इतनी गर्मी आ जाती है कि बंदा मरने वाला हो जाता है। मॉनसून अब अपने मर्जी से आ रहा है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अपनी आबो हवा, अपनी एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दिया है कि अब मौसम भी बदल गए हैं, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान है और अल्टीमेटली फिर हमारा नुकसान है। तो हर साल इस दिन मुख्तलिफ थीम्स होती हैं, हर बार कोई डिफरेंट थीम होती है, और एक जो है वो होस्ट कंट्री जो है वो उसको होस्ट करती है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी अरेंज करती है। दरख्त लगाना, शजरकारी हो गई, सफाई मुहिम होती है, वॉक, सेमिनार्स, अवेयरनेस सेशंस, एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड प्रोग्राम्स। वैसे ये पढ़ते हुए मैं सोच ये रही हूँ कि ये सारा कुछ तो हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वैसे ही करती रहती है सारा साल, बट खैर हमने भी अपना हिस्सा डालना है। इस साल की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, और ग्लोबल होस्ट जो है वो 2026 की सेलिब्रेशंस का रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है, और ये सारे मेजर इवेंट्स जो हैं वो बाकू में होंगे। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गपशप को भी कंटिन्यू करेंगे और किचन में मिलेंगे। वेलकम बैक। हम आ गए हैं किचन में, और शेफ़ तैयबा आप अपने पीच में बड़ी क्यूट लग रही हैं, और पीच एंड नींबू कंबाइन हो गए, और बाद में पीच नींबू और उसके साथ अगर आप पुदीना डाल के ब्लेंड कर लें और थोड़ा सा उसके अंदर बर्फ़ डाल दें, तो बड़े मज़े का और रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बन जाती है। चीनी ना डालना, और उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा जिनको पीच वैसे खाना पसंद नहीं, जिनको हाँ इतना तो अब हम समझ गए आपको। हाय हाय, मुझे आड़ू एक्चुअली व्यूअर्स पसंद है, ये ना कहूँ, बट स्किन के साथ नहीं पसंद। स्किन के साथ भी खा लूंगी, खट्टे वाले नहीं पसंद। अच्छा, आपको मैं कभी ना, नेक्स्ट टाइम मैं बाहर गई, अल्लाह करे कि उस वक्त सीजन में हो, मैं वहां से एक आड़ू आपको लाके चखा दूंगी। डन हो गया। वैसे बंदा किलो ही ले आए तो तमीज़ की बात होती है, एक ना ही लाए तो बेहतर है। मेरे लिए एक दफ़ा मैं कनाडा में पढ़ती थी, मेरी एक दोस्त पाकिस्तान गई, वापस आई, एक सिंदड़ी आम लेके आई। मैंने बड़ी उसको दुआएं दी, लेकिन मैंने कहा यार 2 ले आती, बंदा अगले दिन भी इंजॉय कर लेता। सही जी, तो अब आपने मुझे एग जो है वो स्क्रम्बल करके देने हैं, और मैं चिकन आपको मैरिनेट कर देती हूँ, जो कि हम आज बना रहे हैं एग फ्राइड राइस और कंग पाव चिकन। डन। तो आप मुझे चिकन इसमें फ्राई हमने करना है। नमक डाल दिया है कि डालना है अभी? नहीं अभी डाल थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और हल्की सी काली मिर्च भी डाल देती हूँ, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा ना उसमें फ्लेवर आ जाता है एग में भी, वरना एग का अगर कोई बड़ा चंक मुंह में आ जाए ना तो उसमें सॉल्ट ना हो ना तो टेस्ट ही चेंज हो बिल्कुल जाता ऐसे ही है। है। शेफ के खाने में और घर के खाने में ये तो डिफरेंस आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें चिकन में मैंने कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर जाएगी, और साथ में ये एग एक मैंने होल रखा हुआ है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे, और
इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मैं आपके हवाले करती हूँ और मैं रेसिपी बता देती हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं स्क्रैम्बल कर रही हूँ एग, क्योंकि ये जो एक बात मैंने पीटीवी आगे सीखी है ना कि अंडा कभी भी आपने चावल में डाल के मिक्स नहीं करना। मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार इसकी वो अजीब सा ये मिक्स ही हो जाता है, बिल्कुल चावल ऐसे ही पीले हो जाते हैं जी। लेकिन वो अंडा नहीं आता। ऐसे ही। देन आई रियलाइज यहाँ पे आके कि ये इस तरह आप इसको स्क्रैम्बल करके रेडी जी। कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये भी अपना मैरिनेट कर लिया जी, चिकन बिल्कुल, भी, चिकन और ये मैरिनेट हमने हो गया। इसको इंडिविजुअली फ्राई करना है ना, वो तो नहीं करना कि हम पूरा 2 डाल। पोर्शंस में कर लेंगे ताकि वो इजीली हो जाए। ठीक है, और उसी तरह करेंगे जिस तरह हम करते हैं, जी, एक एक बिल्कुल। पीस डाल के। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जी, जाएं मैं तो फिर बता हम- देती हूँ। व्यूअर्स, एग फ्राइड राइस के लिए चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो, अंडे 6 अदद, नमक हस्बे जायका, गाजर 3 अदद, हरा प्याज 1 कप, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच और सोया सॉस 4 खाने के चम्मच। राइस जो है वो मैंने फुली कुक्ड मतलब उनको कर लिया है, बॉईल कर लिया है। और इसमें आपने ये ख्याल करना है कि राइस जब आप बॉईल कर लें तो वो ठंडे होने चाहिए, गर्म आपने ऐड नहीं करने। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि जिस तरह अभी हम एग जो है उनको स्क्रम्बल करके रख लेंगे, सारी अपनी तैयारी कर लेंगे। गाजरें हमारे पास चॉप हैं। सबसे पहले आपने जो भी आप कढ़ाई ले रहे हैं, वॉक ले रहे हैं, उसके अंदर आपने ऑयल डाल के उसमें जो चॉप गाजर है वो ऐड करनी है। उसके साथ हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, आपने कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी। अच्छी तरह हम गाजर को मिक्स करके राइस के साथ, उसके बाद जो सीजनिंग है यानी जो टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, उसमें चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है, सोया सॉस है, ये सब चीज़ें हम ऊपर से ऐड करके फिर इनको टॉस करेंगे। तो ये बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उससे ये होगा कि आपके लम्प्स नहीं बनेंगे और बड़ा अच्छा राइस के अंदर जो है वो टेस्ट आ जाएगा। दूसरी चीज़ है हमारे पास कंग पाओ चिकन 1 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत है, अंडा 1 अदद है, तेल हस्बे ज़रूरत है, नमक हस्बे जायका है, लहसुन 1 खाने का चम्मच है, अदरक 1 खाने का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, मूँगफली हस्बे ज़रूरत, खुश्क सुर्ख मिर्च जो है वो हम 7 से 8 अदद इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्च हस्बे जायका है, और हरी प्याज जो है वो हम 1/4 कप इस्तेमाल कर रहे हैं। कंग पाओ चिकन के लिए आपने जिस तरह अभी मैंने पहले चिकन मैरिनेट किया है, इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ज़रा क्रिस्पी रहे। और जैसे हम मंचूरियन वगैरह के लिए ज़रा जल्दी निकाल लेते हैं, उस तरह नहीं हमने इसको फ्राई करना, थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है इसकी सॉस हम बनाएंगे। सॉस के लिए हम एक वॉक में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसमें मेरे पास चॉप लहसुन है, गार्लिक है, वो हम ऐड कर देंगे। उसके साथ हम जो मैंने आपको मिर्च बताई है, चाइनीज़ चिलीज़ जो है वो पेस्ट भी ऐड करेंगे, और उसके साथ हम जो साबुत हमारे पास ड्राई फॉर्म में जो मिर्चें हैं वो भी ऐड करके इनको अच्छे से कुक कर लेंगे, टॉस करेंगे। उसके साथ जितनी सॉसेज और चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ऐड कर देंगे। और अगर आपने इसको पाकिस्तानी फ्लेवर देना है तो फिर आप थोड़ी सी केचप या स्वीट चिली सॉस जो है वो इसमें ऐड करके इसकी सॉस तैयार हो जाएगी। साथ हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और अगर ज़रूरत हमें पड़ी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके इसको गला लेंगे। और वैसे क्योंकि चिकन जब हमने मैरिनेट किया तो उसमें कॉर्नफ्लोर ऑलरेडी है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही उसकी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती भी नहीं है। तो ये हमारा कंग पाओ जो है वो चिकन तैयार हो जाएगा। इसको हम सर्व करेंगे एग फ्राइड राइस के साथ। अब ये देखें ना, सारे ये अकेले अकेले पीसेस जी, हैं। ये बिल्कुल। देखें, अगर मैंने इसको एक साथ डाल दिया होता ना तो ये सारे चिपक जाने थे। ये देखें, ये सब इंडिविजुअल पीसेस हैं, दे आर नॉट चिपकोट टू ईच अदर। और एक और इसकी शर्त, ये देखें, ये सब अकेले अकेले पीसेस हैं। अगर आपने इनको अभी उसमें डाला होता, क्या है उसका नाम, अगर हमने इसको एक साथ एक सबको साथ डाल दिया बिल्कुल होता तो ये डाल बिल्कुल इसकी वो जो क्रिस्पी फील है वो नहीं वो आनी नहीं थी। आनी यहाँ पे हम क्या शुरू करें? अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम राइस। सॉस बना लेते हैं, ये राइस बनाने शुरू कर देते हैं। चलें। क्योंकि राइस की अपनी अंडे के लिए हमें सिर्फ एक जी, सेपरेट जी, वो बिल्कुल। चाहिए था। वो अंडा भी आप बाय द वे इसी के अंदर भी बना बिल्कुल सकते हैं ऐसे ही। और निकाल लें। हमारे पास ऑप्शन है पैन्स का, तो हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मेन चीज़ इसकी यही है कि मैरिनेट करके आपने चिकन फ्राई कर ली ऐसे। और फिर आपने सॉस बना के उसको टॉस कर लिया। बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल ऐड किया। बिल्कुल सही। और व्यूअर्स, मैं कहूँगी कि देखें, जुम्मे का दिन है, हर मतलब यूजुअली जुम्मे को ना लोग कहते हैं कि अच्छा आज ना जुम्मे को हम लोग बिरयानी बनाते हैं, आलू गोश्त बनाते हैं, ये वो। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट बना लें। बिल्कुल ऐसे। तो आज का मेन्यू ये रख लें। और जैसे कि हम कॉन्टिनेंटल पूरा हमने वीक गुजारा है, तो इसमें आज हमने अदरक कहा कि इस लहसुन पे नहीं हम करना फाइनल पहले? कर दें। थोड़ा हाँ, सा। नहीं, ये तो राइस है ना। और राइस है। बाकी आप किचन की बात कर रहे थे जान, तो उसमें ये कि देखें, आप जो पील्स सब्जियों के वेस्ट करते हैं, मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि आप उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दें। अच्छी तरह वॉश करके आप उनका क्या बात वेजिटेबल है। स्टॉक जो है वो अलहदा तैयार कर लें, और जो रेगुलर आप पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी जगह ये स्टॉक अपनी दालों में भी ऐड करें, सब्जियों में भी पानी की जगह इसको ऐड करके गलाएं।
तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आपकी वेस्टेज भी किचन से जो है वो गार्बेज कम से कम बाहर जाएगा किचन और से। जो भी फिर उसके बाद जो खाने का वेस्ट हो ना, बस उस गड्ढे में डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही है। यार इतनी तो हर बंदे के घर में कुछ जगह होती है जहाँ पे आप थोड़ी सी मिट्टी खोद के, और बाय द वे बाहर के मुल्क में क्या करते हैं, ये तो नहीं है कि वो लोग इतने बड़े बड़े को वो रखते हैं, कोई एक छोटा सा उनके पास एक डब्बा सा होता है, बेस में मिट्टी होती है, वो जैसे जैसे होता जाता है उसके अंदर डालते जाते हैं, जैसे ही एक भर गया वो आपने किसी भी अपने ऐसे एरिया के ऊपर डाल दिया, बेशक उसमें कुछ पीसेस वगैरह रह भी जाएं, इट डजंट मैटर, वो खाद में इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी जो जमीन में मिनरल्स कम है वो कवर कर देगा। ऐसे ही है। और इतनी इतनी बड़ी जुगन डिबेट्स करने से बेहतर है गवर्नमेंट को आप हर टाइम कोसते रहते हैं। मैं समझती हूँ कि आप भी मेरे से बेहतर बता सकेंगी जुगन के। यस नो यस निकाल लूँ ओके, आपके, रहने दो। perfect है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आप कह रही थी वो गवर्नमेंट वाली बात जी ना, जी वो मैं कह रही थी बड़ी कि वो important बात है। सीएम साहिबा ने जितने काम कर दिए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह स्मोक के लिए उन्होंने एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कितने काम किए हैं। इवन के वो जो प्लास्टिक निकली थी कैंपेन पंजाब से रिमूव करने के लिए जुगन, हमने कभी ये चीज़ें सुनी भी नहीं थी अपनी उसमें। आप देखें कि इतनी एफर्ट्स अगर गवर्नमेंट कर रही है तो आप बजाय उनको ब्लेम करने पे अपने आप के अंदर चेंज लेके आएँ। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ज़िंदगी से प्लास्टिक को रिमूव कर दें। जान कर सकते हैं, करने वाला कर सकता है बिल्कुल, अगर करना चाहे तो। इसमें कोई और चीज़ तो नहीं जानी नहीं, कैरेट्स राइस के अलावा? राइस ठीक है। कोई एक चीज़ तो आप ऐसी सोचें ना कि जो आप अपनी ज़ात से शुरू करें। कोई कोई एक चीज़। हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर बंदा जो है ना वो हमारे लिए आसानी पैदा कर दे। भाई आप ज़रूर अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन आप भी तो फिर कुछ उसमें हिस्सा डालें ना। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अच्छा जी चले हम आपको मौके देते हैं वो सारी चीज़ें क्रिएट करने के, आप फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं। जी देखिए एनवायरनमेंट पे चले, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ने भी काम किया, कॉर्पोरेट सेक्टर तक के लोग आगे बढ़े और उन्होंने भी अपने एफर्ट्स डाले। मेरा सवाल ये है कि जब वो भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली। हर बंदा अपना हिस्सा डालने की बात करे। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हर बंदा जो है वो दूसरे की तनकीद करने पे बैठा है। मैं कहती हूँ ठीक है, जहाँ पे चीज़ गलत है आप बोलें। वैसे मतलब जैसे कुछ ये कल परसों की बात है कि फहद मुस्तफ़ा ने मैसेज किया कि प्लीज़ फिल्मों के टाइमिंग सिनेमाज के बढ़ा दें, लोग बड़े तंग होते हैं। उसी वक्त उस बात को नोट किया गया, ऑब्जर्व किया गया और उस पर चेंज लिया। मैं मरियम ने ऑर्डर दिया कि भाई आप पंजाब में थोड़े से टाइम्स एक्सटेंड करवा दें ताकि लोग सिनेमा को एंजॉय कर सकें। और उसके अलावा मैम ने फिल्म सिटी बनाई है इतनी बड़ी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, तो वो भी उन्होंने बनाई है। वो उन्होंने क्यों बनाई है? अब इससे ज्यादा वो क्या करें जुगन? आप ये देखें कि मैंने खुद ये उन्होंने तो चीजें बना दी फिल्म विटनेस की सिटी ना, और वहाँ पे लोग भी बिल्कुल। काम करने के लिए भेज दिया। अब हम लोग अगर वहाँ पे काम नहीं करेंगे, अगर हम नहीं काम करेंगे तो जान उस पर फिर किसकी फॉल्ट है? बिल्कुल हमारी ये फॉल्ट डेफिनेटली। जिस चीज़ की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं हम जरूर लें, जिस चीज़ की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते फिर आप किसी से हेल्प ले लें। बिल्कुल। लेकिन ये क्या बात है कि हम नुकसान पहुंचाई जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को पहुंचाई जा रहे हैं और हर बात पे घूम के कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो हमें भी अपना हिस्सा डालना है। बिल्कुल। और जहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो रही या वटेवर हो रही, आपके पास पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे जुगन आपी का प्रोग्राम है, आप बोलें, हम जहाँ जहाँ जो आपका पैगाम पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और आप गवाह हैं इस बात की तैयबा के जब कोई इस तरह से कोई बात कहता है या करता है, हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं तो हम उनको कंपाइल करके राइट पीपल को भेज देते हैं। बिल्कुल हमारा तो यही एक वो होता है कोशिश। जान ये चीज़ हम डेली बेसिस पे विटनेस करते हैं। आप देखें डस्टबिन पड़े हुए हैं और जो गार्बेज है वो बाहर पड़ा होता है, तो इसमें किसकी गलती है? हम थ्रो करते हुए ख्याल ही नहीं करते कि हम कहाँ फेंक रहे हैं। बिल्कुल। सो यही तो चीज़ है ना कि अब गार्बेज कैन है जी। पहले लोग क्या कहते थे, यार कूड़े फेंकने की कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी हमने आपको कूड़ा फेंकने की जगह दे दी, आपने उस कूड़ा फेंकने की जगह के साथ किया क्या? हम बात करें गार्बेज कैन की। जी। गार्बेज फेंकने के लिए जो चीज़ें हैं वो क्रिएट, मतलब इतने बड़े बड़े स्पॉट्स हैं कि आप यहाँ पर जाके गार्बेज फेंक सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे नहीं फेंकेंगे, उससे कुछ 4 फुट दूर एक और प्लॉट, 4 मील दूर एक 4 मील कह रही कोई 4 गज दूर, गज कह रही हूँ। अच्छा। गज कहना चाह रही हूँ, नहीं याद रहती, उम्र का तकाजा है। इन्वायरमेंट ने मेरा दिमाग ख़राब किया। आप ये देखें कि बेटे के साथ मैं एक दफ़ा बाहर गई जुगन, उसने मुझे पॉइंट आउट करवाया, मामा वो देखें, मैंने उधर देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ कूड़ा फेंकना
मना है और जी। वहीं पे सबसे बड़ा ढेर लगा हुआ है। आप पता है, आपने कहा आपके बेटे ने कहा, अब मैं एक बात कहूँ, जी वो क्यों कूड़ा गार्बेज में आप फेंकेगा जब एक जगह जहां आप उसको कहती हैं कि बेटे कूड़ा गार्बेज में फेंको, बिल्कुल फिर आप पब्लिक स्पेस में गई और वहां पे लिखा है कूड़ा फेंकना मना मना है, है। और आपका बेटा जो है वो कूड़ा कूड़ा खेल रहा है, तो मुझे बताएं वो मतलब जमीन पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। ये गार्बेज कैन होती है व्यूअर्स, ये गार्बेज कैन है और कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। बिल्कुल मुझे हैरत होती है, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं पब्लिक स्पेस में जाती हूँ और मैं कोई साफ टिश्यू टाई कोई चीज़ पकड़ के उठा के लोगों का कूड़ा फेंक रही होती ऐसे ही है, हूँ, बिल्कुल। कैन फेंके हुए होते हैं। अच्छा, अब मुझे रेसिपी का बताया, हमने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं जी जी बता और दीजिए। हमने राइस भी बना लिए हैं। बिल्कुल, बस ये चिकन आप निकालेंगी ये तो देखें फिर viewers, हम जो है वो ये आपके राइस तैयार हो गए। अब मैं सॉस की तैयारी करने लगी हूँ दूसरी साइड पे। जी तो ये हमारे बेसिकली राइस इज डन। Done है, अभी almost आपने done इसको दम पे कुक करना है इसको। बिल्कुल। और ये आ गया हमारा अगला पैन जिसमें हम सॉस तैयार करेंगे। जितनी देर में हमारा सॉस तैयार होगा उतनी देर में हमारी चिकन चिकन भी ready डन हो हो जाएगी, जाएगी। तो बिल्कुल। अब सॉस के लिए हमने डालना है ऑयल। थोड़ा सा ऑयल। फ्लेवर आने इससे व्यूअर्स, बिल्कुल गार्लिक से, और मतलब जो हम ये अदरक भी अभी इसमें टॉस करेंगे, जी। इन चीज़ों से अभी फ्लेवर आएगा। बस ये थोड़ा सा चिकन गर्म को ना हो जाए, एक्चुअली इसमें अब ये हम- देखें, ये वाली चिकन भी इंडिविजुअल पीसेस मैंने डाले हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि क्यों हाथ में वो टोंग पकड़ के फिर हाथ से डाल रही थी, क्योंकि एक एक पीस अंदर जाए ताकि वो चिपके हुए ना हो। घर में बनाने का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि क्रिस्पीनेस नहीं आती। बिल्कुल आपके साथ काम करने का मज़ा ही इसीलिए आता है ना कि देखें वो प्रोफेशनली कुछ बताना नहीं पड़ रहा, खुद वो कर रही हैं सारा कुछ। चलो और कुछ नहीं तो खाना तो बना लूंगी ना घर पे। इसमें हमने गार्लिक चॉप जो है वो ऐड कर दिया। आपने मेरा गार्लिक ज़ाया किया ना करें। ये जो इतना कूट कूट के पीस पीस के आपने निकाला है, इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर? ये भी वेस्टेज होती है, बैड गर्ल। अच्छा, प्रोफेशनल किचन्स में आपको पता है क्या होता है व्यूअर्स, उतना ही पोर्शन होता है जितना आपको बनाना होता है। बिल्कुल मतलब जितना आपने सर्व करना होता है एक इंडिविजुअल को। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो बड़े पोर्शन भी होते हैं वो एग्जैक्ट उस हिसाब से डिफाइंड होते हैं। तो कंटेनर्स में पोर्शंस पड़े हुए होते हैं बिल्कुल ऐसे कि ही ये है। इतना इतना इतना, ये एक बंदे की इंडिविजुअल सर्विंग तैयार हो रही है, जी। ये टेबल के लिए बड़ा वो हो रहा है। ये बता दीजिएगा मुझे कि अभी बस इसको done है। रहने दूं नहीं नहीं बस ठीक है, कर लें, एक जैसे ही हो जाएगा पहले के साथ। बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी चिकन भी फ्राई हो गई। बिल्कुल। अब आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको डबल फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी होता है कि लोग हाफ डन करके रख लेते हैं रेस्टोरेंट्स में, मगर मैं कहती हूँ मौके पे फ्रेश ही हो तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या क्या अभी डाल दिया? अभी इसमें हमने सिर्फ चाइनीज़ चिली पेस्ट डाली है और इसके साथ हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बेशक इसको डायरेक्टली यहीं ऐड कर दें। हाँ, एक दफ़ा आपका सॉस जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना, ये मिर्च जो है ना, क्योंकि इस मिर्च का ये होता है कि इसको थोड़ा सा अगर ना फ्राई करो ना जी। तो उसका वो जो कच्चापन है ना वो तालू के ऊपर जाके लगता है बार बार। 2 मिनट्स के लिए आपने इसको वो कर दिया, उसके बाद हमने इसके अंदर अपनी चिकन डाल दी। और आपके सामने चिकन इसलिए इस तरह डाल रही हूँ कि ये देखें, और जो इसका एक्सेस ऑयल था ये देखें, जी ये नीचे आ गया। ड्राई चिलीज़ ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये अब तो इसका क्विक क्विक काम है। आप ये देखें कि हमने इसमें ये भी डाल दिया, इसमें हम वेजिटेबल्स भी डाल देंगे, बिल्कुल। और इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल रहे हैं, जी। इसलिए गाजर वाला वो है ही नहीं। अगर आप इसमें गाजर डालेंगे तो उसको ज़रा जल्दी बना लें। ये डाल दूँ? बिल्कुल ये सारे स्पाइसेस मैंने आपके लिए इकट्ठे कर दिए थे। इकट्ठे कर दिए। जी और ये कुकिंग होती है तेज़ चूल्हे पे व्यूअर्स। इसी तरह फिर वो एक जो होता है ना कि वो क्रिस्पीनेस भी मेंटेन होती है। जी। क्विक क्विक काम है सारे। क्योंकि स्टर फ्राई होती है और आपको पता है रेस्टोरेंट्स में तो हमारे पास चाइनीज़ वॉक होते हैं ना, उसमें हम बनाते हैं तो उसमें एक टेम्परेचर जो है वो होल्ड होया होता है। बस आपने स्टर फ्राई किया और और निकाल आप लिया। ये देखिए, मैं हर चीज़ डाल के ना एक टॉस उसको दे रही हूँ। बिल्कुल। तो मैंने एक बार रेस्टोरेंट में देखा था कि वो लोग डालते हैं, एक एक चीज़ डाल के ना उसको एक टॉस देते हैं, उसके बाद वो डालते हैं। स्पैचुला आप लोग अगर अपने घर में रख लेते हैं ना व्यूअर्स, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस हम ये अब लास्ट स्टेजेस पे हैं व्यूअर्स। मैंने कहा आपको दिखा दें कि मौके पे ही आपके सामने चीज़ तैयार बिल्कुल करें। ऐसे ही थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ फिर ये वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। चल आपको इसमें पानी इसलिए नहीं डालने की, आपको इसके अंदर वो नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई और थिक करने के लिए डाल सकते हैं आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा पानी। क्या पानी? हाँ जी, इसमें कोई सिरका विरका तो नहीं डालना? नहीं नहीं कुछ भी नहीं डालना। ये सॉस बस हमारी वो सोया सॉस पड़ी हुई थी, केचप थी, इनफ है। ये डाल दूँ हाँ जी सारा? ग्रीन अनियन डाल दें, अच्छा फ्लेवर आएगा।
थोड़े से है। उसके बल्ब भी थे, मैंने वो भी काट दिया, मैंने कहा वेस्टेज ना हो, फिर मुझे बैड गर्ल सुनना पड़ेगा। और ये भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब सब अब हम डाल देंगे और वो सब घूम कुछ, जाएगा। सब कुछ हाँ। बिल्कुल। पीनट हम थोड़ा सा लास्ट पे और ऐड चीनी करेंगे। थोड़ी सी डालनी है अभी हमने। वो मैंने उसमें डाल दी है। अच्छा। जो आपको दिए थे ना फ्लेवर। अच्छा, उसके और अंदर सब कुछ चीनी ऐड भी था। ये देखें, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उससे कोई मुख्तलिफ शक्ल है इसकी? जस्ट हैव टू, ये देखें, ये आपकी कंग पाओ चिकन तैयार हो गई। बिल्कुल, ये देखें, ब्यूटीफुल। चले जी, अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। भाई सारा काम मैंने कर दिया, तुम जाओ यार, तैयबा जाओ। जाओ, हाँ, छुट्टी जाओ। मेरी। चले हम दोनों जा मेरी रहे हैं। छुट्टी। नहीं, आपकी छुट्टी नहीं, आप ब्रेक में जाएंगे और फिर मेरे साथ वापस आएंगे, क्योंकि फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो हैं तो ऑर्थोपीडिक सर्जन, लेकिन क्योंकि आपको पता है जब हम ऑर्थोपीडिक सर्जन कहते हैं तो लोग कहते हैं हड्डियों के डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। फिर लोग कहते हैं स्पाइन सर्जन, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी क्लैरिटी आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे कि ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास कौन से लोग जाएं, स्पाइन सर्जन के पास कौन से लोग जाएं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि एक्चुअली आप डॉक्टर्स की माशाल्लाह इतनी स्पेशलाइजेशंस और स्पेसिफिक्स हो गई हैं व्यूअर्स कि बड़ी दफ़ा इलाज इसलिए रह जाता है क्योंकि आप राइट पर्सन के पास नहीं पहुंचते। और जनरल प्रैक्टिशनर्स का तो हमारे यहाँ कोई ख़ास रिवाज है ही नहीं कि बंदा उसके पास जाए, अपना पूरा चेकअप कराए और वो बताए कि आप किसके पास जाए, तो बंदे को खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर साहब हमें ये भी गाइडेंस देंगे कि उनके पास स्पेसिफिकली कौन से लोग कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ आए। तो डॉक्टर अब्दुल हनान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बोन हेल्थ की तरफ भी आने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, ऑर्थोपीडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन, बहुत सी टर्म्स आ गई हैं ढांचे से रिलेटेड कह देते हैं। तो ऑर्थोपीडिक सर्जन एग्जैक्टली उनके ज़ुमरे में क्या चीज़ें आती हैं? देखें, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। ऑर्थोपेडिक सर्जरी बेसिकली जब हम इससे भी पीछे जाते हैं कि जब मेडिसिन स्टार्ट हुई तो एक ही फील्ड थी जिसको मेडिसिन कहते थे, फिर मेडिसिन एंड सर्जरी ऐड हुई। बिल्कुल सर। सर्जरी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिसमें ख़ास तौर पे बच्चे थे जिनके क्लब फुट, जिसको पाँव का टेढ़ापन कहते हैं ना, बच्चों के पैदाइशी तौर पे पैर टेढ़े होते थे, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जब आना शुरू हुए तो ये चीज़ फील की गई कि कुछ ऐसे डॉक्टर होने चाहिए कि जो स्पेसिफिकली इनको ट्रीट करें। तो ये जो ऑर्थोपेडिक का वर्ड ओरिजिनेट हुआ ऑर्थोन और पीडियन से, तो ये बेसिकली उन बच्चों को ट्रीट करने के लिए इसको सेपरेट किया गया। ठीक है। तब से बुनियाद पर ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी की। अब इस दौर के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी इटसेल्फ 32 सब स्पेशलिटीज़ कैरी करती है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम उसको कहते हैं एक जर्नल ऑर्थोपेडिक सर्जन, के जो जनरली हर एक चीज़ को ट्रीट करता है, लेकिन उसमें फिर हम ढांचे से रिलेटेड, पूरे ढांचे से रिलेटेड। इसलिए व्यूअर्स बार बार कह रही हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्थोपीडिक सर्जन बेसिकली या ऑर्थोपीडिक कंसल्टेंट भी, क्योंकि सर पहले तो कंसल्टेशन के पास आपके लिए आपके पास आएंगे ना। कंसल्टेंट बेसिकली टर्म हम यूज़ करते हैं टेक्निकली के जो स्पेशलाइजेशन कर लेता है। ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जो स्पेशलिस्ट हो जाता है, ठीक है। MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, कि उसको फिर हम कंसल्टेंट का वर्ड उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो सर आपके साथ यूज़ होगा ऑर्थोपीडिक सर्जन, कंसल्टेंट, यस नो, दोनों चीज़ें हुई ना। तो अब बात यह है कि चले आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया, फिर आपने उसे कहा कि जी आपकी बॉडी के इस वाले मतलब जो आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आपके ढांचे में इसलिए आ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि एक ऑर्थोपीडिक सर्जन एक ढांचे का जनरल प्रैक्टिशनर है, तो ये बात गलत नहीं होगी? हाँ, ठीक कह सकते। यानी कि ढांचे के मसाइल आपने जी करने, और फिर ढांचे के साथ व्यूअर्स मसल्स भी कनेक्टेड होते हैं, हड्डी जोड़ पट्ठा। हड्डी जोड़ पट्ठा। थैंक यू डॉक्टर साहब, तो सारा कुछ ही हो गया, बिल्कुल आ गया। ऑर्गन्स इसमें से आउट हो गए। चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, चलाने की, उठने की, बैठने की, नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने की, जो एक नॉर्मल जिस्म की फंक्शनैलिटी है, एक रेंज के अंदर अगर आप हैं तो आप हेल्दी हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतनी स्पेशलाइजेशंस, ये चीज़ें वो चीज़ें, जस्ट ढांचे के अंदर इतना कुछ आ गया है, एंड देन पट्ठों के अंदर एंड मसल, तो मुझे ये बताएं कि जिस्मानी तौर पे हड्डियों की सेहत और जोड़ों की सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? देखें, हड्डी और जोड़ दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी इमारत खड़ी है ना। अगर आप लाइफ
को डिफ़ाइन करना चाहें तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है कि अगर आप एक लाइव, जिसको कहें कि लाइव और डेड में क्या फ़र्क है, तो जो लाइव है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो जिंदा है वो हिलता है, जो मरा हुआ है हिलता वो है। मरा हुआ है। अगर हिलना है तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की कि आपको पेन फ्री होना चाहिए। कि अगर आप पेनफुल हैं, अगर वो पेन जिस्मानी तौर पे है तो फिर भी आप एग्नी के अंदर हैं, और अगर वो पेन आपकी कह लें कि वो जिस्मानी फील नहीं कर रहे, नफसियाती तौर पे है, फिर भी आप परेशानी में हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक इंसान पेन फ्री चलता रहे। अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं पेन फ्री चलने की, आपने उससे पहले एक बात की जो मेरे दिमाग में फंस गई कि जो ज़िंदा इंसान है वो चलता है और जो मरा हुआ है उसकी इंडिकेशन क्या है, वो हिलता नहीं है। तो सर बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि यंग लोग, बच्चे भी हैं, जिनकी मूवमेंट सिर्फ बाथरूम जाना, बाथरूम से वापस आना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना, वापस आना। बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं, बल्कि बुज़ुर्ग क्या 50s 60s की एज में बहुत सी ख़वातीन और मर्द जो है अपनी मूवमेंट लिमिट कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आजकल लोग हिलते नहीं हैं। पहले हर चीज़ आप अपने हाथों से करते थे, झाड़ू पोछा, टाकी, खाना बनाना, एक एक चीज़। जैसे जैसे सहूलतें आई हैं तो इंसान ने तो चलना फिरना छोड़ दिया, तो क्या हम डेड नहीं हो गए फिर? उनके हिलना जुलना छोड़ने का फ़ायदा सिर्फ एक ही बंदे को हो रहा है, वो डॉक्टर हैं। और अपनी मुस्कुराहट जरा देखें कि मेरे पैसे बन रहे हैं, इट्स ओके। बस अब आप देखें ना कि हम तो मतलब एज अ डॉक्टर जो है वो एक ओपिनियन देते हैं ना, लेकिन लाइफस्टाइल, अब आप अगर आपने पहले बात की थी बोन एंड जॉइंट हेल्थ की बात करें तो वो 3 पिलर्स हैं हमारे। पहला पिलर है न्यूट्रिशन, दूसरा पिलर है हमारा कि मूवमेंट, और तीसरा पिलर जो एक्सरसाइजेज हमारी या मूवमेंट में आप कह लें, और मेंटेनेंस है इसकी। ठीक है। अब आप तीनों पिलर्स को देखें तो ना हमारी न्यूट्रिशन है, ना हमारी जो आपने कहा कि बच्चे हैं, बड़े हैं, और इसी वजह से आप जो ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक के अंदर देखें तो पहले तो ये समझा जाता ना कि जोड़ों की दर्दें ओल्ड एज में होंगी, वही पेशेंट आएंगे। अब एक बहुत बड़ी तादाद है जो यंग पेशेंट्स की है। तो डॉक्टर साहब आपने खुद ही कहा कि न्यूट्रिशन भी इसका हिस्सा है और मूवमेंट भी इसका हिस्सा है, तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट क्यों नहीं काम करते? बिल्कुल ये करना चाहिए और करते हैं। बाहर के मुल्क में एक टीम होती है, और वो सिर्फ ये नहीं होता कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हेड कर रहा है और बाकी साथ में चले हैं। वो एक्चुअली हर बंदा, ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स का एक टीम होती है, एंड एज अ टीम वो एड्रेस करते हैं। राइट के रॉन्ग? आपने बड़ा ये जो है ना एक बर्निंग पॉइंट छेड़ दिया है। आपकी दुखती राग में मैंने इस नमक तरह फेंक दिया है। वो इस तरह है कि हमारे यहाँ पे ना हमने इस टीम वर्क ना होने का डॉक्टरों को तो पता नहीं नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़रर हैं पेशेंट्स, क्योंकि उनको अब होता क्या है कि हम लोग पसंद नहीं करते कि अपनी डोमेन में रहें। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन पेशेंट भेजता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट भेजता है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो वो दोनों कई दफ़ा अपनी लिमिट क्रॉस करके पेशेंट को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा उस डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं है, बस मैं ही तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम वर्जिश से ठीक हो जाओगे। दवाई वाला कहता है, सर्जन कहता है कि नहीं, तुम्हें ये वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक लैक ऑफ ट्रस्ट आ गया, वो टीम वर्क ना होने की वजह से अब वो उसका नुकसान अल्टीमेटली पेशेंट को हो रहा क्योंकि है। डॉक्टर साहब देखिए, पूरी दुनिया में एक वक्त एक लहर आई कि जब बोन और उससे रिलेटेड कोई इंजरीज होती थी तो लोग लिटा देते थे और हिलने नहीं देते थे। बिल्कुल। पिछले 15 साल से ये ट्रेंड अमेरिका, कनाडा, NHS ने इंग्लैंड वगैरह, UK वगैरह में चेंज कर दिया कि भाई हड्डी टूटने के बाद आपको वो कर दिया सिक्योर, चलो। पाकिस्तान में आज भी डॉक्टर साहब सर्जरीज के बाद लिटा दिया जाता है, बंदा ठीक तो हो जाता है लेकिन चलने फिरने जोगा नहीं रहता। बिल्कुल एग्रीड। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सॉरी मैं अभी डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि रेयर होता है कि आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से हो जो अपनी डोमेन के बारे में भी बात करते हैं, वो नहीं, बीमारी की बात करके चले जाते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे प्लीज इसमें देखें, वो अगेन वही बात है कि जो टीम वर्क है, आपने जिन कंट्रीज़ की एग्जांपल दी, एक तो उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है बजट का वो हेल्थ पे कंज्यूम होता है, और हेल्थ एक इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको डॉक्टर साहब चलाने में कौन सा बजट लगता है? देखिए आपके पास आपका पेशेंट आता है, मुझे पता है आप अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं बिकॉज यू आर अ यंगर डॉक्टर एंड यू आर ऑल्सो, आप आजकल की मॉडर्न मेडिसिन के साथ चल रहे हैं।
मैं आपको बहुत वजूक से बता रही हूँ कि मेरी ही फैमिली के एक मेंबर, मेरे जैसा बंदा जो बहुत मतलब वेल कनेक्टेड बिकॉज ऑफ पीटीवी एंड अदरवाइज, उनको एक डॉक्टर के पास भेजा जो जिनके पास वही जाना चाहते थे, उनकी रेपुटेशन भी बड़ी अच्छी थी। सर्जरी करा के डॉक्टर ने कहा कि अब आपने रेस्ट करना है, फिजियो आपने बाद में शुरू करानी है। अब डॉक्टर साहब जब सेकंड ओपिनियन लिया गया कि उनकी माँ जी ठीक क्यों नहीं हो रही, तो पता ये चला कि उस सर्जरी के फौरन बाद आपने वॉक कराना है। बट क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में 3 दिन रखना था, उन्होंने कहा हड्डी तो ठीक हो गई, पट्टे खत्म हो गए। वही हुआ ना। हाँ वही हो गया। अच्छा, ये जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए, बड़ी जरूरी चीज है जी। बहुत से लोगों की हड्डियां नहीं टूटती बट उनके पट्टे जाया हो जाते हैं, ये क्यों होता है, जरा हमारे बड़ों को पता चले। मसल वीकनेस जो आपने बात की है ना, कि बॉडी में 2 चीज़ें हैं, एक बोन है एक मसल है। जब आप दोनों की हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की, तो चलाने के लिए जितनी ज़रूरी बोन है उससे ज़्यादा ज़रूरी मसल्स हैं, और ये सबसे निगलेक्टेड पार्ट है। जो मसल्स हैं ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है कि हम इस पर तवज्जो नहीं देते। और आफ्टर 40 ईयर्स स्पेशली आपके जो मसल हैं वो हर आने वाले साल के साथ 1-2% उनके अंदर कमी आती है। वो अपना जो मसल मैस मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, ज़ाया होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है कि आप उनको मसल्स को उनके वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, तो आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और आपको मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ जो है उसकी रेशो 40 ईयर्स के बाद सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो ग्लूकोज की स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी हमारे मसल्स में है सबसे ज़्यादा। जब आप मसल्स लूज़ करना शुरू करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स बोन और जॉइंट्स के तो आते हैं। जर्नल मेडिसिन में भी आपके जो ये डायबिटीज़ है ख़ास तौर पे, इसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। और कितनी प्यारी बात है डॉक्टर साहब कि बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनाना, फिटनेस का एक्साइटमेंट सिर्फ 18, 19, 20 ये जो 20s का फेज़ होता है, उसके बाद सब जिम छोड़ के अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि जो चीज़ आप अपने बॉडी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, विच इज़ एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, तो आज डॉक्टर साहब ने वो भी जवाब दे दिया। जो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा तो बेटा 20 साल का हो गया, तुम क्यों हर वक्त जिम में और एक्सरसाइज वगैरह करती हो। मैं कोई हर रोज़ जिम में एक्सरसाइज नहीं करती, मैं हर रोज़ 1 घंटा अपनी ज़ात को देती हूँ जहाँ पे मैं अपनी कार्डियो करती हूँ डॉक्टर साहब, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। क्योंकि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं इस दुनिया से चलती फिरती जाऊँ। देखिए, मर्जी तो रब की है कि मैं चलती फिरती जाऊँगी कि नहीं, लेकिन जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है जिस्मानी तौर पे, वो मैं ना करूं तो ज़्यादती नहीं है। नहीं ज़्यादती है। वो जो आपने बात की, अल्लाह ने हम तकदीर तो लिखी है लेकिन इख्तियार दिया है इंसान को। क्या बात कि आप जो है वो आपके पास चॉइस है कि एक बंदा सुबह उठ गया और एक बंदा सुबह सोया है, वो उसको इख्तियार दिया गया है। और आपने जो बात की कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, ये मतलब हमने एक लाइफस्टाइल हैबिट बना ली है। और स्पेशली फ़ीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें हमने उनको घर के अंदर एक ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करके, ये एक जहन में बात अक्सर पेशेंट्स ने आके कि ये बात उनसे पूछें आप एक्सरसाइज करती हैं, डॉक्टर साहब सारा दिन बच्चों के साथ एक्सरसाइज ही हो जाती है। जो टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं होती वो एक्सरसाइज नहीं, वो तो आप अपने आप को एक वो भी उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि वो चीज़ तो आप डिटीरियोरेट कर रहे हैं। जब आप उनकी हैबिट्स में जो आप घरों की देखेंगी तो वो एक इंजरी प्रोन चीज़ें हैं। मैं एग्जांपल छोटा सा दे के ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कैल्शियम, वाइटामिन, आपने खुराक की बात की, तो खुराक को ही थोड़ा सा टच कर लेते हैं और फिर इस पर भी देखें। हम बात करते हैं हमेशा डॉक्टर साहब इस चैनल पे प्रिवेंशन की और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की। सबसे ज़्यादा तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अगर चीज़ ना हो, बच जाएं, तो क्या ही बात है। सो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के साथ एक जो डॉक्टर साहब ने मसल्स वाली बात की, एक एग्जांपल शेयर करूंगी अपनी ही फैमिली का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ही पूछूंगी कि ये हुआ क्या। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अब्दुल हनान ने आते आते भी ताना मार दिया। ये जो आपका सेटअप है ना, इसी की वजह से खराबी होती। मेरी बात सुने, हमने कंग पाव चिकन विद एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल्स इन बोथ, वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑयल। हर बंदे के हिस्से में 1 टीस्पून जाएगा ऑयल का।
अब आपके पास राइस भी है, ग्रेन्स भी हैं, आपके पास प्रोटीन भी है, उसमें नट्स भी हैं, देन यू ऑल्सो गॉट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो मैं ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, इसके तो मैं हक में हूँ, लेकिन मैंने बात की कि सेटअप की, आप पीछे जाएं 15-20 साल, ये बात बाय द वे आ गई, आपने उसको अभी छेड़ दिया। हाँ। तो आप देखेंगी कि हम अपने मदर्स को देखें, अपने जो इर्द गिर्द हमारे ख़वातीन रिश्तेदारों में बहुत कम सुनने में आता था कि उनके घुटनों में दर्द हो रही है। वो अपने घर के काम करती थी, सारा कुछ करती थी, किचन में शायद टाइम इससे ज़्यादा स्पेंड करती साल थी। की जो नानियाँ दादियाँ होती थी, वो किचन में खड़े होकर काम पिनियाँ करती बना थी। रही हैं, ईद आ रही है तो वो देगे बना रही होती थी। आजकल मतलब आपकी अब 60 साल आप- की अपनी शक्ल देख रही होती हैं कि मेरे को तो उठा ही नहीं जा रहा। अब मैं इस सेटअप की तरफ वापस जाता हूँ, जिन्होंने खाना बनाया हम उनको फोकस करते हैं। वो पिछले आधे घंटे से खड़ी हैं और हो सकता है इससे पहले भी 1 घंटा लगा हो। हमने इसको नाम दिया अमेरिकन किचन का। अब बेड़ी गर्ग यहीं पे हो गई कि हमने खाने बनाने हैं देसी, और उसके बाद हमारे गेस्ट आने हैं 15-20, और ज़िम्मेदारी ख़तून खाना की है। अमेरिका में तो, यहाँ हम यूरोप की बात करते हैं, उधर गेस्ट आते हैं तो उनकी वो एक एथिकल, इसको मॉरल ड्यूटी समझते हैं कि मैंने अपनी प्लेट धोनी भी है जाके और मैंने रख देना है। उसने जो बनाने वाली है, उनके आप खाने देखें तो अक्सर जो हैं वो तकरीबन तैयार होते हैं। एवरेज टाइम जो वो किचन में स्टैंडिंग में गुजारते हैं कोई 15-20 मिनट, हार्डली आधा घंटा होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे खाने अब वो तड़का लगाना है, भूनने हैं। एक सेकंड डॉक्टर साहब, जस्ट विजुअली वी ऑलवेज हैव अ चेयर, और इस चेयर पे बड़ी दफ़ा गिला भी हुआ कि ये विजुअली ठीक नहीं रखती, इसीलिए। और इसकी हाइट देखें, अगर लॉन्ग टर्म कुकिंग और मिक्सिंग वाला काम है, इवन दो शेफ तैयबा इज अ प्रोफेशनल शेफ, प्रोफेशनल ट्रेन्ड शेफ, सो शी इज नॉट अ घर पे खाना जिस तरह होम मेकर्स होती हैं, बट द पॉइंट इज बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ वर्किंग इन वो वाली किचन। इन्होंने भी मुझे एक दफ़ा कहा कि जो कि हमें आदत है, तो मैंने यही कहा कि नहीं मैम, यहाँ पे एक कुर्सी होनी चाहिए, जब एक चीज कुक हो रही है और वो हो रही है तो जस्ट बैठ जाए और प्रोग्राम की कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाए। बट आप बात सही कह रहे हैं, बट आप अब देखेंगे कि ये पहले आपने वक्तों में आंटियां पीढ़ियों पे बैठ के हांडी बनाती थी, वो तो ये- बात माननी पड़ेगी शेफ तैयब, बल्कि वहाँ आई गई थी, डॉक्टर साहब मैं खाना तो दिखा दूं। प्रोफेशनली हम ट्रेंड भी हैं, तो उसके बावजूद ये जितना मुझे सपोर्ट करती हैं किचन में, सारा खाना इन्होंने बनाया। ये देखे, हाँ जी मैंने तैयार किए, तैयबा को हम खूबसूरती के लिए लेके आए थे, ये भी तो करना होता है ना डॉक्टर। आप जरा मैडम, आप एक दफ़ा इसके स्टोव के पास जाएं और जिस तरह आप इसके अंदर इसको स्टेयर करेंगे, हिलाएंगे, वो जरा एक दफा दिखाएंगी, आप अपनी पोजीशन लें जरा, जिस तरह आगे झुक के आपको देखना पड़ता है और करना पड़ता है। आपने मैडम इनके पीछे लेग्स पे देखना, फोकस करना है कि ये एक्सटेंशन में चली जाएंगी, बिल्कुल टांग स्ट्रेट हो जाती है यूं। ये वो पोजीशन हो जाती है, ये वो पोजीशन है जिसमें कार्टिलेज के टांग ऊपर ना आपकी ये सीधी होती है, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी ना, बल्कि आप इसको ओवर स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। और जब आप ऐसे आगे ऐसे, अच्छा, हमने अगर डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, हमने अपना काउंटर में उधर स्पेस नहीं थी रखी, ये आपने असल में इसको तो कस्टमाइज किया हुआ है ना, फॉर बिकॉज अगेन इसलिए तो आप ठीक हैं। बट डॉक्टर साहब अगर प्रोफेशनल शेफ्स थे तो उन्होंने गाइड किया। तो हमने जब बनाया भी किचन, तो हमने इस बार जब मैंने आई वाज़न्ट एट पीटीवी फॉर कपल ऑफ इयर्स, देन आई केम बैक, जब मैं वापस आई तो हम जब चीज़ें डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने शेफ से डिस्कशन की कि आपके लिए, क्योंकि देखिए डॉक, हम यहाँ बैठे होते हैं, बिल्कुल हम बैठे होते हैं, 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, द शेफ इज़ अ ह्यूमन बीइंग, सो दे शुड बी फैसिलिटेटेड अकॉर्डिंगली। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं वहाँ पे जो इस तरह स्टूल नहीं होता, बार स्टूल टाइप होता है, वो परमानेंटली वहाँ पे लगा दूं, लेकिन फिर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और प्रॉब्लम बिल्कुल। होती है। अब आप इस फैक्टर अब ये एक एग्जांपल था, एंड थैंक यू सो मच शेफ तैयबा फॉर। अब अगर इसी मॉड पैटर्न को अगर हम घरों के अंदर देखें, तो मेरे पास क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट जो है ना, ओल्ड एज में नी पेन के साथ आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक एज फैक्टर है। यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली फीमेल्स। मुझे एक बात बताएं तैयबा जी, आपके बच्चों की फिजिकल हेल्थ आपसे ज़्यादा ख़राब होगी? फिजिकल हेल्थ से मुराद ये कि मतलब हिलना जुलना, जिस तरह आप भागती दौड़ती हैं, सच्ची सच्ची बताएं कि आपके बच्चे उसी तरह भागते हैं? एक फिर मुझे थोड़ा सा बोलने दें, उसकी रीज़न फिर ये कि हमने जितना स्टफ़ मतलब हेल्दी अपने बचपन में खा लिया, क्या हम अपने बच्चों को वैसा दे रहे हैं? मेरा ख्याल में ये रीज़न है उसकी। और जान, आपका काम इवन इफ चले वो तो एक वो है, बट अदरवाइज आप एक फिजिकली मूव अराउंड करने वाली खातून है। हमारे बच्चे नहीं कर डॉक्टर साहब, वो सारा दिन स्क्रीन्स पे होते हैं जी, वो एक्टिविटी चेंज हो गई है ना, आउटडोर एक्टिविटी खत्म हो गई, वो फुटबॉल इंडोर रह गई खेलते है। हैं
लेकिन कंप्यूटर पे, लेकिन वो PS5 पे खेलते हैं। अब मैंने पेशेंट आया, वो बड़ा थिन लीन था ना, मैंने कहा फीफा। आप इतने स्मार्ट कैसे हैं? कहते डॉक्टर साहब मैं गेम बड़ी खेलता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहते कौन सी? कहता जी कैंडी क्रश खेलता हूँ बड़ी ज़्यादा। तो अंगूठे उनके बड़े स्ट्रांग होंगे। तो आजकल वो गेम तो खेलते हैं, लेकिन वो आप वाली बात कि वो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। ओके, सो ये तो जो हम चीज़ें ऊंच नीच की करते हैं, क्योंकि कल ही हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने फिजियोथेरेपी की स्पेसिफिकली बात की और लोगों को थोड़ा सा गाइड किया कि अगर आपके नीज़ में इशू है ये, बट बार बार एक ही बात की कि सबसे पहले मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उनसे रेफरल लें। वो आपको कहते हैं कि आप अपनी कंडीशन में फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, तो फिर उनसे पर्चा लेके जाएं कि की कराना है, फिर वो आप उनको पकड़ाएं। और यूजुअली बेहतर ये होता है कि डॉक्टर ही रेकमेंड कर दे कि जी ये वाला फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि आप लोगों की अपनी भी एक तसल्ली होती है। तो ये भी एक रिकमेंडेशन दूंगी व्यूअर्स कि जब डॉक्टर रेफरल देता है ना कि इसके पास जाओ, तो वो आपको उसके पास भेज रहा होता है जिनको उनको पता होता है कि वो आपका काम ठीक करेंगे। बड़ी दफ़ा हम कहते हैं कि वो फलां दी बेटी फिजियोथेरेपिस्ट बन रही है, उधर कोलो ही करा लो। इट्स नॉट द सेम थिंग डॉक्टर साहब। जी, वो जो आपने बात की है ना, जिस तरह कि आप जब एक डायग्नोस पे आ जाते हैं और कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसमें आसान होता है कि आप एक एज अ टीम वर्क उसको उन्हीं मसल्स को, उन्हीं चीज़ों को हिट करें और उससे अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट लें। दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं टच करना चाहती हूँ आज टाइम ख़त्म होने से पहले, कैल्शियम और विटामिन डी। और आजकल जो लोग, पहले तो ये होता था कि विटामिन डी का पता ही नहीं है, अब हर रोज़ हर कोई विटामिन डी ले रहा है और फिर उससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो थोड़ा ये विटामिन डी और कैल्शियम वाली चीज़ हमें समझा दें। देखें, जो मैंने बात की थी ना कि हमारे पिलर्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर है। खुराक। न्यूट्रिशनल फैक्टर में हम खुराक की जब बात करते हैं तो दो कंपोनेंट बोन और जॉइंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक कैल्शियम और एक विटामिन डी है। कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है अराउंड 1000 माइक्रोग्राम कह लें, विटामिन डी जो है वो कोई 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगेन बात वही है कि ये कैल्शियम और विटामिन डी हमने न्यूट्रिशनल जो हमें खुराक है हमने उसमें से लेना है। एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि आप किसी को मरीज़ आता है उसे कहें जी आप कैल्शियम विटामिन डी लें, वो कहता है कि गोली लिख दें। तो वो जो, और दूसरी प्रॉब्लम ये है, चाय कैल्शियम का सोर्स नहीं है। कोई मुझे बताए क्यों? आप नहीं, क्योंकि आप तो जीनियस इंसान हैं, आप रहने दें। आप तो वो जो हम कहते हैं ना डूगी हाउसर हमारे पाकिस्तान के उमर चोर जो बनाती है वो बताएंगी। क्या चाय में दूध तो है जी, और लोग तो दूध पत्ती भी पीते हैं, लेकिन जो इसमें निकोटीन है, निकोटीन नहीं, वो तो सिगरेट में होती है, इसमें टैनिक एसिड और कैफीन होती है। ओह सॉरी कैफीन कहना था मैं, निकोटीन। मैं कहूँ निकोटीन तो सिगरेट पे आ गए हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं पीनी। कैफीन की वजह से। सही कह रही है गलत? देखें, जब आप बेसिकली ना कैल्शियम का जो विटामिन डी का है वो है एब्जॉर्प्शन, कि जब आप कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो आप जितना मर्जी कैल्शियम ले रहे हैं, और ये एक सोर्स है कि जो एब्जॉर्ब नहीं होने नहीं देगा कैल्शियम को। देखिए फॉर एग्जांपल लोग चाय को, बट अगर आप मिल्क शेक भी ले रहे हैं तो पॉइंट इज आप बहुत ज़्यादा, ये उसी तरह है जिस तरह लोगों का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है लेकिन फेरिटिन लो होता है। कहने को तो जा रहा है सिस्टम में, लेकिन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो आपके जिस्म को फ़ायदा कुछ नहीं दे रहा। मैं कैल्शियम के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि बॉडी का शायद कोई ही सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें कैल्शियम का रोल नहीं है। बिल्कुल सही। बॉडी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, इवन गुर्दों में जो पत्थरी पड़ जाती है वो एक्चुअली कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, राइट डॉक? बिल्कुल ऐसे। यार आधा डॉक्टर तो मैं भी बन नहीं, गई, आप पूरी बन जाएंगी अल्लाह करे बस। क्योंकि हम तो एक फील्ड में, आपने सारी फील्ड्स में चले। नहीं डॉक्टर साहब, इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, और ये मैंने पिछले 10 सालों में ज़्यादा रियलाइज़ किया। एज माई सन हमजा वाज गेटिंग ओल्डर, वो 10-11 साल का, सेहत हो ना, आप खरबपति भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप खरबपति हैं और आपके पास सेहत नहीं है, आपके लिए हर सांस तकलीफ दे है। बिल्कुल। सो सेहत को ऑप्टिमल करना है, इन्वेस्टमेंट वो है, और फिर दौड़ो। वो हज़रत अली ने फरमाया ना कि रिस्क की बेशुमार किस्में हैं, जिसमें सबसे लो लेवल, सबसे अदना दर्जा है वो है माल है, और सबसे आला दर्जा हिदायत और सेहत है। क्या बात है। तो ये जो सेहत की कीमत, आप देखें हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जो चारपाई पर लेटे हुए हैं उठ के बैठ जाएं किसी तरह। अब इसके पीछे एक ख्वाहिश में आप उनकी पूरी ज़िंदगी को पीछे ले जाएं और उनसे कहें कि ये सब चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, वो कहेंगे छूट जाएं, हमें बिठाएं। बैठने वाले की ख्वाहिश है खड़ा कर दें, खड़ा जो बंदा वो कहता है मुझे चला दें। मुझे मुनीबा मज़ारी की एक बात याद है।
मुनीबा से मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जान क्योंकि अब वो खड़ी हो ही नहीं सकती ना। मुनीबा मज़ारी आप लोग जानते हैं, हमारी एक बेब बहुत ही ब्रिलियंट, शी इज़ एन एंकर पर्सन, शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ ब्रिलियंट। बड़ी ट्रेजिडी हुई वेस्ट टाउन, बेसिकली सेंसेशन ख़त्म हो गई, व्हील चेयर में है, बट अल्लाह का शुक्र है लिम्स सारे फिजिकली दिखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, कुर्सी पे बैठी हो आप नहीं सोच। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट जब से इस फील्ड में आई हो सारा कुछ क्या, कहती है जुगन जब एक दफ़ा अमेरिका में एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे तुम खड़ी हो जाओगी। कहती है जुगन मेरे लिए सबसे, और मेरे ना अभी मैं सोचती हूँ, मैं अपसेट होती हूँ कि हम लोग 1 सेकंड में खड़े हो जाते हैं। उसके लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट ये थी कि एक मशीन ने उसको ऐसे खड़ा कर दिया और फिर वो अपनी चीज़ें कर सकती थी। आपको पता ना डॉक्टर साहब मैं क्या कह रही हूँ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट लाइक एक रोबोटिक बॉडी। अब वो करोड़ों की चीज़ है, कोई इंसान, और वो अवेलेबल भी उस तरह से मार्केट में नहीं है। तो उस एक चीज़ और उसमें प्लेस करना, खड़ा करना, वो आधे पौने घंटे की प्रोसेस। सिर्फ ये कि वो कहती है जोकर मैं सिर्फ एक बार फील करना चाहती थी कि व्हाट इट फील्स लाइक टू स्टैंड अगेन। और हम कितने ना शुक्र हैं डॉक्टर साहब, जो खड़े हैं उनको कदर कीमत का एहसास नहीं है ना। तो डॉक्टर साहब आपका मैसेज क्या है आज का, टेक होम फॉर माय व्यूअर्स? अब आप ऐसे सोचें कि जैसे आप व्यूअर्स से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। हाँ देखें, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है हमारी फील्ड की। आपको एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने आप से, अपने आप के लिए, जिस तरह मैडम ने कहा कि मैं 1 घंटा अपने आप को देती हूँ, आप 1 घंटा ना दें लेकिन कम से कम आधा घंटा दे दें। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे और आप अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए इतनी डिज़ास्ट्रस चीज़ होगी कि आप अभी आपके जॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे नी जॉइंट, हम इसकी मिसाल ले लेते हैं कि अगर उसमें एक दिन भी जिस पेशेंट को पेन होती है तो वो कहता है यहाँ डॉक्टर साहब मेरी टांग काट दें, यहाँ इस दर्द का इलाज कर दें, व्हाट्सएवर यू वांट टू डू, जो कुछ करना है इसका करें और इसका इलाज करें। तो अगर आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द नहीं है और आप उसको उस नहज पे ख़ुद लेके चले जाएं कि उसमें दर्द शुरू हो जाए, तो फिर ही आप अपने साथ बहुत ज़्यादती करेंगे। और बड़े सिंपल वे हैं कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। और एक निगलेक्टेड फैक्टर है नींद का। अगर आप टाइम पे सो नहीं रहे तो आप अपनी बैटरी को मुसलसल डिप्लीट कर रहे हैं और उसको रिचार्ज नहीं कर रहे। और अगर वो रिचार्ज नहीं होगी और आपके टिश्यूज़ और सेल्स दोबारा से नहीं बनेंगे तो ये जो जोड़ 10 साल में घिसना है वो आप 1 साल में घिसा लेंगे। तो अपनी खुराक, नींद और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे ठीक तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इन केस मेडिकल कंडीशन के लिए इन 3 चीज़ों को पल्ले से ज़रूर बांधें, अभी से शुरू करें। सिंपल वॉक से शुरू कर लें। अपनी खुराक के अंदर कम से कम वो चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स हैं, जंक्स हैं, इनको अवॉइड करना सिर्फ स्टार्ट कर दें। और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका ये जवाब होता है कि जी हमारे पास टाइम नहीं निकलता। तो ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा मोबाइल पे आप अपना स्क्रीन टाइम देखें 3-4 घंटे का होगा। अपने काम पे आप जाते हैं 6-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, सेहत ही नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे आप? तो ये आधा पौना घंटा अपने आप एक्सरसाइज को ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के साथ आपके मसल, बोन, जॉइंट, ओवरऑल बॉडी हेल्थ सब ठीक रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। और मज़े की बात है कि व्यूअर्स, मैं आपको पिछले 16 साल से यही कह रही हूँ, नींद पूरी करें 7 to 8 आवर्स। अब कुछ लोगों को 6 घंटे भी सूट करता है, हर बंदे की बॉडी मुख्तलिफ है। 8 से 10 ग्लास पानी आपने हर रोज़ पीने हैं, और वो पानी के हैं, उसमें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, और अगेन अगर आपने चाय या कॉफ़ी पीनी है तो उसके एवज़ आपने एक्स्ट्रा 2 ग्लास पानी पीने हैं, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेट करती है, क्योंकि डायरेटिक है। अच्छा, अब ये बात हो गई जो कड़ुल अक्सर लोगों को पड़ते हैं, हाफ द टाइम वो नमकियात की कमी या डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। सो द फैक्ट इज़ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुराक ठीक लेनी है, पानी आपने 8 to 10 ग्लासेस पीना है, 6 to 7 आवर्स स्लीप फॉर एडल्ट्स, अप टू 8 आवर्स। बच्चों के लिए 10 से 12, 14 घंटे भी, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की एक्टिविटी और चीज़ों के ऊपर। देन उसके बाद फाइनली चहलकदमी। मैंने आपको क्या कहा है, हर बंदा कहता है जिम नहीं है, ये नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। वो भाई टांगे तो हैं, बाहर निकल जाओ, चल पड़ो,
थोड़ा सा पसीना आएगा, स्किन भी आपकी ग्लो करेगी। तो यही बात है, जब मैं कहती हूँ आप सुनते नहीं है, तो चले डॉक्टर साहब की बात सुन लें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब एंड थैंक यू शेफ तैयबा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो अब मैं जिस पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, दिल तो मेरा ये चाहता है कहने का कि मेरे को होस्ट, क्योंकि इस प्रोग्राम पे मेरे अलावा अगर अक्सर कोई शख्स पाया जाता है तो वो ये हैं, और इसमें इनकी गलती नहीं है। मैं इनकी जान नहीं छोड़ती, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इनकी जान इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे ये इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है या मेरे प्यारे भाई हैं। मैं इसलिए इनकी जान के पीछे पड़ती हूँ बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल कि जब आप इनको अकाउंटेबल होल्ड करें तो ये आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं, और आपको अगर कोई मसला आप पुट फॉरवर्ड करें तो उसके ऊपर फिर वर्किंग भी करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो उनके जहन में नहीं भी आई तो। और ये तो आप मानेंगे व्यूअर्स कि जितने अमेजिंग चेंजेस पंजाब में आपने देखे हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने, मैं कहूँगी कि दुनिया में कहीं पे इस स्पीड पे, इस स्पेस पे और इस तरीके से होते हुए नहीं देखे होंगे। आई एम श्योर कि एनवायरनमेंट पे पूरी दुनिया में बहुत ब्रिलियंट चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जिस स्पेस पे चीज़ों को हैंडल किया गया उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये उनका एक इनोवेशन थी। लेकिन उनके जो फौजी, उनके जो सिपाही जो 24 घंटे, मैं तो कहूँगी 36 घंटे दिन के इसी काम पे लगे रहते हैं, डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डॉक्टर इमरान हामिद शेख। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much. वेलकम बैक होम। It has become my second home. एंड देन ऑफ कोर्स मेरी प्यारी और दबंग सी सहेली जो आके लोगों को सोचने पे बहुत मजबूर कर देती हैं, और कभी कभी बातों बातों में ही ऐसी बात हमें क्लियर कर जाती हैं और कुछ इंडिकेटर भी दे जाती है कि इन चीज़ों पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। ब्रिलियंट पर्सनालिटी, brilliant educationalist, international climate change reality mentor at TCRP in the US as well. So we have Javeria Qais with us. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी। कैस है कि क्यास है? कैस कैस। लैला वाला। आहा ये देखे ना, आते ही जवेरिया ने सेट कर दिया मौसम। इनके वन लाइनर होते हैं, कभी कभी वन वर्ड्स होते हैं, एंड देन हमारे बहुत ही सीरियस एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी वार्म एंड वंडरफुल पर्सनैलिटी, और एक बहुत ही, देखिए लिखत पढ़त वाला जो लोग काम करते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो बड़ी डीप होती है। तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, ही इज़ एन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट एज वेल। उसके अलावा माशाल्लाह से रिसर्च स्कॉलर भी हैं, PhD स्कॉलर भी हैं फ्रॉम द जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी इन द US। हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अब मैं आपको क्या बुलाऊँ, मोहम्मद या अबू बकर? अबू बकर। अबू बकर। सो अबू बकर, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं एंड वील कम डाउन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये तो मैंने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लिया कि हर साल 5 जून को होता है और 1972 से चलता आ रहा है। बाकी चीज़ें ऑफ कोर्स आप ही शेयर कीजिएगा, लेकिन 1972 में क्यों ये दिन मनाने का फ़ैसला हुआ, और आज की दुनिया में इस दिन को मनाने की क्या ज़रूरत है? थैंक यू सो मच जी फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 में जब इसको मनाने का इनिशिएशन हुई, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो माहौल था वो तेज़ी से बदल रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, और साइंटिस्ट ने ये गाहे बगाहे कहना शुरू कर दिया था कि कार्बन एमिशंस की वजह से प्लानिटरी वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो हो रही है, और उसका एविडेंस आना शुरू हो गया था। और उस हवाले से फिर जो कंसर्न लोग थे, जो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते थे, उन्होंने फिर कहना शुरू किया कि हमें माहौल को बचाने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को फिर कोशिश करते हुए फिर जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसकी तरफ से फिर ये इनिशिएटिव आया कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दिन डेडिकेटेडली होना चाहिए, ताकि हम इसकी अवेयरनेस रेज़ कर सकें। और अगर हम आज बात करें 2026, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं
और वो लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं है उसको अडेप्ट करने की, मिटिगेट करने की, वो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसी चीज़ को मैम आपकी तरफ आगे लेके जाऊँगी, बिकॉज विल टॉक अबाउट द इश्यूज ऑन ग्राउंड एंड देन हमने इस पे भी बात करनी है कि क्या करना चाहिए और डॉक्टर साहब आप कर क्या रहे हैं। एंड में बेचारे लाइन ऑफ फायर में डॉक्टर साहब भी आते हैं। ओके, सो मैम आपकी तरफ इसी बात को हम लेके आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, अगर इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में हम समझें तो बात यह है कि ये चीज़ें लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उस टाइम पता थी, और उन ममालिक में जहाँ पे चीज़ें डेवलप हो चुकी थी वो जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो सारे ममालिक जो यूएनओ का पार्ट हैं उन सबको पता चले और वो अपने मुल्कों में जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंटल लॉ की तरफ जो है वो तवज्जो दें। तो इन्होंने ये इसकी इनिशिएशन इसलिए की। क्योंकि मैम देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी, बहुत बेहतरीन बात अबू बकर ने की। एग्जाम्पल, साफ पानी नहीं है, जो अफोर्ड करता है वो मिनरल वाटर ले लेगा। एग्जाम्पल, उसी तरह सांस नहीं आ रहा, कमरे में एयर प्योरीफायर्स लगा लो ना। हुन एक एयर प्योरीफायर चले अब लोकल भी बनने शुरू हो गए, लेकिन जब ये एयर प्योरीफायर वाला स्टैपा शुरू हुआ तो 25,000, 30,000, 80,000 के प्योरीफायर, जी बड़े कमरे के लिए ये एयर प्योरीफायर है। तो कौन अफोर्ड करता है? जिसको मिनिमम वेज भी रोजी रोटी कमाने, मतलब जिसको मिनिमम वेज भी इतनी मिल रही है कि वो बेसिक अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर तो सकता। इसीलिए तो फिर आज आके हम टेक्नोलॉजी के दौर में भी खड़े होकर यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी लोगों को एक तो इसकी आगाही होनी चाहिए। इसीलिए जब पाकिस्तान टेलीविज़न बात करता है या रेडियो पाकिस्तान बात करता है तो वो हर उस शख्स तक पहुंचती है बात जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठा है और वो इसको देख रहा है। बात वहीं आती है कि जी आज जिस तरह आज का आपका थीम है कि जी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर फ्यूचर, तो कहने का मतलब ही यही है कि लोगों को ये शऊर और आगाही आ जानी चाहिए कि वो जो दरख्तों की हम बात करते हैं या प्लांटेशन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ प्लांट्स कैन बी प्लांटेड। देखिए हर तरह का दरख्त तो आपको नहीं फ़ायदा पहुंचा सकता। यकीनन आप अपने घरों में आप पुराना थोड़ा सा टाइम देखें, सफेदे के दरख्त एक ज़माने में लगा दिए, सारी हमारी वाटर टेबल की बर्बादी फेर दी, और आंधी आती तो गिर जाते आपके। तो वो प्रॉब्लम, तो जो आपके घरों में नीम दरेक लगे हुए हैं, जो सुख चैन के दरख्त लगे हुए थे, जो अमलतास के दरख्त लगे हुए थे, आपके सिट्रस के छोटे छोटे, आप लेमन, नींबू जिसको आप कहते हैं, घर के पूरी सामने जो है वो मैंने अमलतास लगाया हुआ है, और आजकल वो इतना खूबसूरत पीला। मेरा पॉइंट ये कि हम लोकल में जाते ही नहीं है, हमें लगता है कि ओए ये बड़ी कूल चीज़ है, या फिर फाइनेंशियली डंडी मारने की कोशिश करते हैं कि वो सस्ता है। भाई जो चीज़ सस्ती है वो शायद उस तरह से मयारी भी नहीं है ना। लेकिन अब जब एक घर में लगानी है तो मेरे ख्याल में हर बंदा अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो 2-3 दरख्त लगा ही ले, और वो ये भी देखने की कोशिश करें कि जो सिट्रस की या नीम दरेक की मैं बात कर रही थी, वो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, वो आपकी एयर को प्योरीफाई करता है, वो आपके घर के नज़दीक रहने वाले तकरीबन 1 माइल के अंदर जितने भी घर हैं उनके लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो क्यों नहीं ऐसी बात सोची जाती? बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। सॉरी, क्यों नहीं किसी को होश आया कि हम इस तरफ जा रहे थे, जो आपने फिर 2 साल में फास्ट फॉरवर्ड पे, 2 साल हो गए ना जी, सर? 2 साल कि 2 साल में फास्ट फॉरवर्ड पे ये सब कुछ किया। बात दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने बड़े इंपॉर्टेंट रेज किया कि पीपल वर वर्किंग ऑन इट, हम लोग बहुत लेट इस तरफ आए। देखिए, और आए तो बड़ी स्पीड से आए, और माशाल्लाह, मैं बिल्कुल आपके एफर्ट्स को निगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि एफर्ट इतना लेट क्यों शुरू हुआ भैया? देखें, आपकी ये जैसे अभी पैनलिस्ट ने बात की, बिल्कुल ठीक बात है, और एनवायरमेंटल अवेयरनेस और उसके बारे में कंसर्न्स दुनिया में बहुत पहले, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले रेज होना शुरू हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स के रडार के ऊपर ये वाला जो सेक्टर है ये उस तरह कभी सामने नहीं आया था जिस तरह अब इस गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया। और देखें, हम हेल्थ की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक है तो आपका हेल्थ बिल कम हो जाता है, अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक है तो आपकी एजुकेशन बेटर क्वालिटी की हो जाती है, बिकॉज बच्चे की सेहत अच्छी होती है, वो अच्छा पढ़ता है, उसका ओवरऑल साइकोलॉजिकल ब्रॉटअप टीचर का, स्टूडेंट का बेहतर होता है, तमाम सेक्टर बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं एनवायरनमेंट के सेक्टर्स पे बात करूं जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, तो प्राइमरीली 5 सेक्टर्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं पोल्यूशन के हवाले से। 1 इज़ द एयर पोल्यूशन, the other is the land pollution, the third is water pollution, the fourth is noise pollution and the fifth is plastic pollution. अब हम यहाँ पॉज करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये अबू बकर आप और मैडम आप कवर करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू एड्रेस देम। Sure. कमिटमेंट? ओके, स्टार्ट विद यू। ऑब्वियसली देखिए वो वाली बात कीजिएगा जो
रियलिस्टिक मैं इसलिए ये बात पॉइंट आउट करी क्योंकि देखिए अगर हम ये कहें कि हम अगले 3 महीने में विंड मिल्स लगा दें पाकिस्तान में, तो वो कंसिडरिंग पाकिस्तान एंड ऑल्सो रिमेंबर कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू पाकिस्तान में चल रहा है वो हेल्थ एंड एजुकेशन को भी सीधे करने का है, कीपिंग इन माइंड आवर फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल एज अ कंट्री। मैं सिर्फ ये इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि ख्वाब तो हम अमेरिका वाले रख सकते हैं लेकिन हमारे पास इकोनॉमी भी तो फिर वैसी चाहिए ना। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या ज़रूरियात हैं जो आपको नज़र आ रही हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेसिकली क्लाइमेट चेंज को, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले कमिटमेंट की ज़रूरत है और एक नेशनल रिजॉल्व की ज़रूरत है। एक टाइम पे पिछली गवर्नमेंट्स में डिसीजन हुआ कि वी हैव टू प्लांट 1 बिलियन ट्रीज़ इन खैबर पख्तूनख्वा और 1 अरब से ज़्यादा दरख्त प्लांट किए गए, मतलब वो टारगेट अचीव हुआ और वो वेरीफाई भी हुआ। तो वो कमिटमेंट के साथ चीज़ें पॉसिबल हैं। अब नॉर्दर्न पाकिस्तान में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का प्रॉब्लम है और पिछले साल जो ग्लॉफ इंसिडेंट आया गीज़र के अंदर, उसने दरियाए गीज़र का फ़्लो बंद कर दिया, आप इमेजिन करें। और वहाँ पे ये ख़तरा हुआ कि अल्लाह ना करे कि ये जो पानी का बहाव एकदम निकलेगा तो गिलगित जो शहर है उसको ख़तरा हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने उसको ड्रेन कर दिया और वो मसला हल हो गया। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई कि उस टाइम पे वहाँ के कुछ 4-5 बकरवाल थे जिन्होंने कॉल्स की अपने नीचे कम्युनिटी मेंबर्स को कि सैलाब आने वाले ग्लॉफ इवेंट, तो आप काइंडली मूव कर लें। देयर वाज नो अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द एरिया। तो लोगों ने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया, सिविल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया। अब क्लाइमेट चेंज जितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, देयर इज़ नॉट इनफ फंडिंग। हमसे कीप अप भी नहीं किया जा रहा ना। हम कैसे किस स्पेस पे स्मॉग सारे कह रहे थे, फिर अगला स्यापा आ गया। वो स्मॉग उन्होंने अभी ख़त्म की। अभी एक वही वाली बात है इमरान भाई, मैं आपको हमेशा कहती हूँ सांस लेने का पहले मौका वैसे नहीं मिलता था, अब सांस फराहम कर दिया तो अब दूसरा तरीके से सांस नहीं हम ले पा रहे, क्योंकि एक चीज़ ख़त्म नहीं होती अबू बकर तो दूसरी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि दिस इज़ नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडमिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर शख्स जो है ना वो अपने ज़ाविये से सोचता है। ठीक है, जो सिविल सोसाइटी है वो एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग लेके आएगी, एकेडमिया रिसर्च एलिमेंट को लेके आएगी। वो मेरा आपसे एक सवाल है, अवाम को, अभी मैं जब शेफ़ तैयबा और मैं किचन में थे तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे अर्लियर। मैं कहा यार तैयबा कितनी, और वो भी बल्कि उन्होंने खुद ये बात छेड़ी, मैंने तो छेड़ी भी नहीं, उन्होंने खुद मुझे कहा कि हर वक्त कहते रहते गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ नहीं करता, ये सेक्टर नहीं करता, वो सेक्टर नहीं करता। तो बाहर के ममालिक में हर इंसान अपने घर में रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी खुद उठाता है। वहाँ पे रिसाइकलिंग के सिस्टम्स बाद में बने, घर में लोगों ने खुद रिसाइकलिंग पहले शुरू की। मैडम क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम पाकिस्तान में, चले आप इस चीज़ को एड्रेस कर लें कि जब सब कुछ कर भी दिया जो आप लोग कह रहे थे तो अपना वाला पार्ट तो कर लो। जी देखिए, इसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला ये कि जब दुनिया को देखा तो हमने 1997 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया। अब प्रॉब्लम आ रही थी कि चीज़ मौजूद थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात थी। जब आपने अभी कहा कि जी हमारी लीडरशिप के पास सब कुछ है, तो लीडरशिप ने, ये लीडरशिप का इनिशिएटिव ही तो नज़र आ रहा है कि आज आप और मैं बैठ के उस पर बात कर रहे हैं और बड़े दिल से और बड़े धड़ल्ले से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं। और ये अलाउ भी, और शुक्र करें कि अलाउ है। मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मैं यहाँ पे पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ। जब भी मैंने इस तरह से किसी को बुला के बात करनी होती थी तो मुझे कहा जाता था बी क्वाइट। लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट मैं पंजाब गवर्नमेंट को दूंगी कि औखे से औखा सवाल हो, मैम मरियम कहती है जवाब दो, और किसी भी चैनल पे जाना है तो जाओ और जवाब दो। राइट के रॉन्ग, ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस यही है ना, एग्जैक्टली, कि सवाल का जवाब दो। शट अप कॉल आप किसी को दे भी देंगे तो घर पे तो बंदा चुप नहीं बैठा हुआ ना, हमने तो उनको जवाब देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि ये सब जो है इट इज़ काउंटेड एज एक्ट ऑफ लीडरशिप। आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई प्लांट जो है प्लांटेशन करने जा रहा है, कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जहाँ तक बात हो रही है ना कि बहुत से गांव या कहीं पे जो है इन चीज़ों को मुतारिफ नहीं थी या लोगों को पता नहीं था, मुझे ये बताएं कि लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते थे जिसको हम रिवायती तरीके कहते हैं, और बड़े टेक्निकली वो इन चीज़ों को, इंतबाही निज़ाम को लेकर चलते थे, जिसको आजकल आप क्लाइमेट रेजिलिएंट की बात करते हैं। देखिए जार्गन्स तो आ गए लेकिन असल में वो मौजूद थी चीज़ें। ना कॉम्पोस्ट बनाए, और कॉम्पोस्ट की है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोबर एंड खाद। मतलब लाइक गोबर भी एक तरह का कंपोस्ट है, वो भी मतलब बॉडी के वेस्ट मटेरियल से चलो बन गया व्हाटएवर। द पॉइंट इज कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तो अरसा अज़ल से हमारे मुल्क में कन्वर्ट हो रहा था इनटू खाद। अब हम उसको कंपोस्ट का नाम दे रहे वेस्ट में, तो हमने तो अपनी पुरानी चीजें भी छोड़ दी और फिर कोई नई अच्छी चीज भी अडॉप्ट नहीं की।
तो इसीलिए तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि अब हम क्या करें। तो मैं ये समझती हूँ कि हाथ पे हाथ धर के पौधा मैंने लगाया, 4 घर दूर जो भाई है उनके बच्चे ने आके वो पौधे उखेड़ के फाड़ बर्बादी फेर दी कि बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए ये भी तो है ना, ये भी तो है, मेरे साथ हो चुका है। मैंने अपने घर के इस साइड पे तो लगाए। अब आप अगर कभी इंशाल्लाह कभी आप लोग आएंगे घर, तो फ्रंट पे भी सारे दरख्त है, इस साइड पे भी सारे दरख्त है, अंदर भी मैंने दरख्त लगाए हुए हैं, इतने लगाए हुए हैं अंदर घास नहीं उगती, बिकॉज वो दरख्तों का इतना वो होता है। बट मेरे डॉग्स भी खुशी खुशी वहाँ पे खेलते हैं, बच्चे हम सारे वहाँ पे पिकनिक्स भी करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। लेकिन जब मैंने घर के सामने जो खाली प्लॉट था, इमरान भाई खाली प्लॉट था, और मैंने वो डीएचए जाके पूछ के, उन्होंने कहा मैडम अगर अभी ये बिका भी नहीं है डीएचए के एंड से, मैंने कहा भाई मैं दरख्त, उन्होंने कहा मैडम आप अगर दरख्त फ्रंट पे लगाएंगी और साइड पे लगाएंगी तो हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप अंदर नहीं लगा सकती। मेरी जान, मैंने आज लगाए, 3 दिन बाद जब मैं वापस आ रही थी काम से तो बच्चों ने उनको उखेड़ के फेंक के बर्बाद कर दिया था। अब बड़े बड़े दरख्त कौन अफोर्ड करता है डॉक्टर साहब, तो बंदा इतने बड़े बड़े अपने घर के उस पार लगाए, और मेरे भी दरख्त उगे हैं, लेकिन उस पार बच्चों ने आके बर्बादी फेर दी। घर वालों को नहीं समझ आती। देखें ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़े फर्क लाती हैं। कि ये किराए पे जब हम लोग ही पानी फेर देते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए? दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, मतलब मोस्टली आप इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि बात सिर्फ वही है कि वो चीज़ें जो घरों में होती आ रही थीं उनको चलते रहना चाहिए। और जहाँ तक आप आगाही की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि बच्चों ने ऐसा किया, उस घर में वो ट्रेडिशन ही नहीं है। अब उनको नई टेक्नोलॉजी और नई बातों से तो हम सिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि इसको नेट ज़ीरो की तरफ लेकर आएँ, इसको सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ लेकर आएँ। आप जो है कार्बन एमिशंस की बात करते हैं, तो उनको उन बातों में अगर समझ आती है तो हम उस तरीके से समझाने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन बात वहीं आके खड़ी होगी कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ये सारी चीज़ें कामयाब हो जाएंगी। याद है जब हम छोटे होते थे तो सिविक्स की क्लास भी होती थी कनेड में, लाहौर कॉलेज में हूँ, मैंने ली, फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन कोशिश जरूर की और हमने पढ़ाई हमने कनेड में पढ़ाई। आर यू सीरियस? यस। शुक्र है ये मेरी टीचर नहीं थी, हमारी दोस्ती इतनी हो जानी थी कि जेलसी का इशू बन जाना था बाकी स्टूडेंट्स में। बट यस, वही तो चीज़ है कि क्लासेस होती थी। अच्छा चले डॉक्टर साहब, आप ये बता दें हमें कि ये जो मसाइल है वो आप उसके बारे में क्या करें, क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, आप यही तो कर रहे हैं, तो बताइए। देखें, गवर्नमेंट की जैसे रिजॉल्व की बात हुई, इससे बढ़ के क्या रिजॉल्व हो सकती है कि 85% इंक्रीज़ आया है पिछले 2 सालों में बजट का। अगर हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखना हो तो जो एक इंडिकेटर है वो ये होता है कि गवर्नमेंट पैसे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। जैसे हम पर्सनली भी जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा खर्चा करते हैं। सो गवर्नमेंट ने 85% इंक्रीज़ दिया है इस सारे इन्वायरमेंटल सेक्टर के अंदर। उसके नतीजे के अंदर जो 5 हमारे इन्वायरमेंट के सेक्टर्स हैं उस पर मल्टीपल काम हो रहा है। आप अगर सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बनी है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस जो पहले सिर्फ 3 होते थे 2 सालों के अंदर 100 हो गए हैं पंजाब के अंदर। वाटर क्वालिटी स्टेशन एक भी नहीं होता था हमारे रिवर्स के पानियों का चेक करने के लिए, हमारी झीलों का, हमारे नहरों का पानी चेक करने के लिए कोई स्टेशन नहीं था पंजाब में। 15 स्टेशंस वो लॉन्च हो गए हैं। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि पंजाब के अंदर कोई एनवायरमेंटल रेफरेंस लैब ही मौजूद नहीं थी। अब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब एनवायरमेंटल रेफरेंस लैब है। अगर हम क्लाइमेट वॉच की बात करते हैं, मैं वही कहने लगी थी कि क्या ये लैब उसी बिल्डिंग में है जहाँ पे आप मॉनिटरिंग करते हैं डिजिटली? जी बिल्कुल, यस, वो भी बताइए। मैं उधर ही आ रहा हूँ। वो तो मुझे बहुत ही हाँ, कूल चीज़ लगी। वो देखें, जो हमारा पंजाब क्लाइमेट वॉच है उसके अंदर पूरा जो डेटा है, सैटेलाइट्स का डेटा, हमारे एनफोर्समेंट का डेटा, हमारी इंडस्ट्री से जो लाइव फीड आ रही है, जो कॉन्टीन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं उनका डेटा, फिर उस डेटे का पूरा एनालिसिस, और वो सारा कुछ हो के इंटरनेशनल वेबसाइट्स क्या कह रही हैं, लोकल एरिया जो है इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, इन्फोर्समेंट रजीम क्या कह रही है, हवा का प्रेशर क्या है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उन सब का देख के उसके बाद फिर एक प्रॉपर एनालिटिक्स की एक टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ प्रिडिक्शंस कर रही है कि जी आगे एनवायरमेंटल की क्या, सर आपने हवा की तो बात की, पानी का बताएंगे? कुछ ऐसी भी जगहों पे फैक्ट्रीज और चीज़ें होती हैं जो पानी के सोर्सेज के पास होती हैं, और बाहर के मुल्क में तो बहुत सीरियस एक्शन लिया गया क्योंकि कैंसर भी हो गया लोगों को। ये भी तो क्या इस किस्म के भी मामले फेस करते हैं आप? यस, अगर मैं सिर्फ हवा की बात करूं तो आपके इल्म में है कि जो IQ एयर है, जो कि स्विस अदारा है, उसने ये बताया है कि पिछले 1 साल के अंदर 33.5% एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पोल्यूशन रिडक्शन हुई है।
इट इज़ समथिंग क्रेजी जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे आके हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक हमें आके एक्नॉलेज कर रहा है, दुनिया की मल्टीपल इदारे कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा रिडक्शन एयर क्वालिटी भाई सबसे ज़्यादा जो इदारा आपको मान रहा है वो पाकिस्तानी अवाम है। और कितने मजे की बात है यस, और आप ये देखें कि वो भी आपसे राजी हो गए। आप ये देखें कि पूरा सर्दियों के सीजन में लोगों ने नीले आसमान देखे हैं, रात को हाय स्टारली नाइट्स देखे हैं। मेरे तो 3 दफा जो है हमने आउटडोर गेट टुगेदर रखा, लेकिन हमने बॉनफायर नहीं की जैसे कि आपने वादा किया था। हमने कैंडल्स भी वो वाली जलाई, वो जो होती नहीं जिसमें आप वो लगा डाल देते हैं, हमने कैंडल्स जगा के सारे अपने कंबल कुंबल लेके मंजिया लेके हमने आसमान को देखा। अच्छा, आई हैवंट सीन द स्काई स्टारी फॉर अ डेकेड एट लीस्ट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे स्टारी मुझे लग रहा था मैं गांव में बैठी हूँ किसी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर हम वाटर की बात करें, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। वाटर सेक्टर की सूरत हाल ये है कि जैसे वाटर क्वालिटी को देखें, यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। अगर आपने बुखार को किसी पेशेंट को चेक करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा बुखार कितना है ताकि डोज उतनी दी जाए। जी सर। वाटर क्वालिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट पूरे पंजाब में पिछले 78 साल के अंदर नहीं था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 दरियाओं की सरजमीन की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई ऐसी जगह बात नहीं कर रहा जहाँ पे कोई दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम वाटर क्वालिटी को चेक करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। 15 स्टेट ऑफ द आर्ट USEPA सर्टिफाइड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस ऐसे पंजाब के अंदर लगे हैं जिनका डाटा मैनुअली फैच नहीं होता। तो अगर वो इंडिया से हमें पानी भेज दें जहरीला, मैं यही गुजारिश कर तो रहा हूँ, हम मर जाए सारे। मैं यही कह रहा हूँ कि पहले तो चेक करने का ही तरीका नहीं था, कुछ बट अब पता है नहीं ना। लगता। अब है। अब हमने ये किया कि जितने वाटर्स अगले और तो कुछ कर नहीं सकते, पानी जहरीला कर दिया तो हम तो गए सारे। जितनी वाटर बॉडीज जो हैं वो पंजाब में एंटर हो रही हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बेशक इंटरनेशनल बॉर्डर से, बेशक हमारे इंटरप्रोविंशियल बाउंड्रीज से, उन सब को एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एंड देन एट मल्टीपल पोजीशंस जो है उनको चेक किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं पानी की वाटर बॉडीज़ के पास जो कि बगैर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए सारे का सारा जो पानी है वो फेंक रही थी बंद हो चुकी हैं। डायरेक्ट, उसमें 2500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या लग गए हैं या इम्प्रूव हो रहे हैं या इस वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन की स्टेज पर। और आपने शट डाउन भी किए हैं कुछ जगहें, बाय द वे बेशुमार ऐसी जगहें और फैक्ट्रीज भी इन्होंने शट डाउन की हैं। डजंट मैटर कौन किसका क्या है, जिधर जिधर वो लोग अगर नहीं कंप्लायंस कर रहे थे तो फिर उनको शट डाउन। देखिए, तकरीबन 4000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्रॉनिकली जो पोल्यूट कर रहे थे उनको डिमोलिश किया गया है। बार बार नोटिसेस, कब तक हम ये नोटिस देते रहेंगे, कब तक हम ये FIR करते रहेंगे, और ये कुछ भी नहीं था। जुर्माना भी 2 लाख 5 लाख वो ऐसे देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। उनके लिए वही किया जो आजकल ट्रैफिक पुलिस ने किया हुआ है कि एक फाइन हुआ, फिर उससे अगला फाइन ज्यादा का हुआ और उसके बाद लाइसेंस ले लिया। वेरी गुड। अब ये वाली चीज़ जब हमने करनी शुरू की, और अब जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि चूँकि पंजाब में लैंड यूज़ प्लान्स बन गए हैं, अब ये इंडस्ट्रीज़ जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर बनी है, नाउ गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि इनको हम उठा के इनको हैंड होल्डिंग करें और इनको हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लेके जाएं। और जो नई इंडस्ट्री बननी है, अब बैन है कि वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बाहर कोई डिपार्टमेंट NOC नहीं दे सकता। ये जो रेजिडेंशियल एरिया में आप देखते थे, मैं आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये लकड़ी के टाल लगे होते हैं, सारा बरादा और वो चीज़ें जो है वो सांस में जा रहा है। ये हमारे मार्बल कटिंग स्टोन्स, मार्बल स्टोन्स, और उस इलाके के हर बंदे को क्रॉनिक लंग डिजीज है और वो पानी के अंदर भी जा रहा है और पानी, वही पानी नीचे वो ख़राब हो रहा है। इलीगल फैट मेल्टिंग यूनिट्स लगे होते थे, ये ऑफल्स वगैरह को ये जलाते हैं, गंदी चर्बी बनाते हैं। आधा किलोमीटर तक इतनी स्मेल होती थी कि लोग एंटर नहीं हो सकते थे वहाँ पे। अब आप देखिए लाहौर के अंदर पिछले 2 महीने में 327 ऐसे इलीगल फैट मेल्टिंग यूनिट्स को डिमोलिश किया है EPA पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और मैं बताता हूँ ये सारे का सारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है, ये सारे की सारी है, और कोई एक सिफारिश नहीं है। मैं आपको गारंटी से ये बात कहता हूँ, कोई आपको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि देखिए आपके काम की तो मैं आई विटनेस हूँ, आपके काम की मैं विटनेस हूँ। और एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए तो मैंने भी आपको फ़ोन किया था, तो आपने मुझे बेसिकली कहा था कि जुगन आप प्लीज़ इसमें इन्वॉल्व ना हो, हमारे एथिकल और लीगल तरीके हैं चीज़ें करने का, अगर उनको प्रॉब्लम है तो अप्रोच करें। और आपने तो मुझे, इवन तो मैंने आपको उनका बताया, आपको पता था मैं किसकी बात करी थी, आपने कहा कि जी मैं आपको भी ये नहीं बताऊंगा कि उनके क्या क्या इश्यूज़ और क्या क्या मसाइल हैं, प्लीज़ टेल देम टू अप्रोच अस व्हाटएवर। उसके बाद वो दिन आज का दिन है, ऐसे डी इमरान भाई को छोड़ दें। और बात ये है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस गवर्नमेंट में अगर आप फजूल चीज़ें और फेवर्स और इस चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट वर्क।
एथिकली लीगली प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े, आपका जायज़ काम होगा, 100% होगा। आप ये देखें, दो दिन पहले फाद मुस्तफ़ा ने सिर्फ इतनी सी बात की कि जी प्लीज़ सिनेमास खोल दें, उसी वक्त मैम मरियम नवाज़ ने नोटिस लिया, मैम मरियम औरंगज़ेब ने ऑर्डर जारी कर दिया कि टाइम आगे कर दें। तो बात ये कि वो तो हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप हाथ तो बढ़ाएं। और जैसे कि मैडम आपने बड़ी प्यारी बात की कि कोई भी अब आपको सवाल करने से मना नहीं करता, वो कहते हैं करो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, वी आर हेयर टू हेल्प। सिर्फ बदतमीजी नहीं करो, और कोई करता भी नहीं है क्योंकि सब उनके सुनते भी हैं आप। बिल्कुल ऐसे। सो फाइनली आप तीनों की तरफ से पैगाम फॉर आवर व्यूअर्स। जी अबू बकर। आई फील के जो विंडो है टू एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज वो बड़ी ड्रास्टिकली बंद होती जा रही है, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट था टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेट ज़ीरो की जानिब जाएं, अपने कार्बन एमिशंस को मज़ीद कम करें, अपना ग्रीन कवर इम्प्रूव करें और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें, नॉट जस्ट फॉर दिस जनरेशन बट फॉर द नेक्स्ट 7 generations अकॉर्डिंग टू द 7 generation प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच अबू बकर। यस मैम, जी आपके हमेशा बड़े मजे की सजेशंस होती है, आज आप क्या मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि ये हम नहीं कह सकते कि ब्रैकेट कम होती जा रही है। देखिए, जब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उन्होंने आपको डेकेड ऑफ एक्शन है आपके पास, ये लास्ट डेकेड चल रहा है 2030 तक, उसके बाद यकीनन नई इंप्रूवमेंट्स के साथ चीज़ें आएंगी। तो अगर हम उन 17 गोल्स को ही अपने सामने रख लें, अपने करिकुलम में शामिल कर लें, अपने लोगों को जो है उसके बारे में और आगाही देना शुरू कर दें, यूनिवर्सिटीज़ उस पर इंटरनेशनल रैंकिंग्स ले रही हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों ने जानना शुरू कर दिया है। अब बात सिर्फ वही है कि आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप हर वो कदम जो आप उठाते हैं, और अगर वो किसी वजह से, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या कोई इंडस्ट्री लगाई है उसकी वजह से अगर अनइको फ्रेंडली है, तो उसको हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट इट, और उसका ऑल्टरनेट क्या लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप तरक्की की राह में चीज़ें बंद कर दें, हम आपके साथ एज अ सिटीजन्स ये कहने को तैयार हैं कि करें, लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, वो आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को मिटिगेट कैसे करेगा, और आपकी अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप कैसे लेकर चलेंगे, रादर के वो किसी और को कहें कि जी आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान, प्यारी सहेली मेरी, डॉक्टर साहब। देखिए मेरा तो आई लव बीइंग एबल टू से डॉक्टर साहब। थैंक यू, बट माय उम्र में आप मेरे से छोटे हैं लेकिन पीएचडी डॉक्टर, तो मुझे तो खुशी होती है। माय सजेशन और माय रिक्वेस्ट टू द जनरल पब्लिक वुड बी कि आप जहाँ भी हैं, आपने हर काम करने से पहले सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, और 1 सेकंड के लिए सोचनी है कि मेरा ये काम इन्वायरमेंट को, मेरे माहौल को ख़राब तो नहीं करता। और आपको उसके लिए कोई साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं। आप सोचें, आपको अंदर से जवाब आ जाएगा। अगर आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो प्लीज़ काला धुआं ना निकलने दें, अपनी चिमनीज़ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवाएं। वेस्ट वाटर अगर निकलता है तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाएं। अगर आप दहकान हैं, खेतों में, जिस तरह पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो अपने फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। अगर आप ब्रिक किल्स पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, डेवलपमेंट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तो प्लीज़ अपनी जो ब्रिक किल है, जो अपना भट्टा है, उसको जिग-जैग मेथोडोलॉजी पे चलाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको चाहिए कि आप ओपन लिटरिंग ना करें, आप प्लांटेशन करें। अगर आप घर में बैठे हैं, अगर आप घर में किचन्स में काम करते हैं, कमर्शियल किचन्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सक्शन हुड्स लगवाएं, ताकि जो आपका ये जो किचन वाला जो धुआं है ये भी ओपन हवा के अंदर ना जा रहा हो। अपने घर के अंदर छोटी छोटी रिसाइकलिंग जो है वो एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। प्लास्टिक्स को कम से कम इस्तेमाल करें, हैवी वाला प्लास्टिक इस्तेमाल करें ताकि एक लिफाफा बार बार इस्तेमाल हो। पिछले 2 साल के अंदर हम 6 लाख किलो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बैग्स कॉन्फिस्केट कर चुके हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, बिजली का इस्तेमाल कम, गैर ज़रूरी बिजली जो है उसको ना चलाएं। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पर करवाएं, इंश्योर करें कि उसकी गाड़ी से जो है वो आपके काला धुआं ना निकल रहा हो। ये कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस, और वैसे भी अगर काला धुआं निकला तो आपके वो लोग पकड़ भी लेंगे उसको। जी, हम भी पकड़ेंगे, और सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरेज भी काम कर रहे हैं। वो 24 घंटे ना सोते हैं, ना वो किसी को फेवर करते हैं, ना वो किसी के रिश्तेदार हैं। वो आराम से सारा काम डिजिटल इस वक्त चल रहा है, ड्रोन सर्वेलेंस हो रही है। सो बी केयरफुल। भाई आई कांट टेल यू, जब मैं भी पकड़ी जाती हूँ, मेरा जब 5000 का फाइन हुआ ना फ्रंट सीट पे सीट बेल्ट ना पहनने का, हाय मेरा दिल इतना खुश हुआ, पूछे क्यों? क्योंकि देयर इज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हैपनिंग नाउ। विद तस्वीर उन्होंने मुझे भेजा, मैंने बड़ा शर्मिंदा होकर सॉरी किया, जाके भेजा, लेकिन दिल में बड़ी खुशी हुई कि हुन
सबको पहननी पड़ेगी, मैं भी पहनूंगी। आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूज, कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी करती थी कि सभी करते हैं, मैं क्यों ना करूं। सॉरी गाइस, आई मीन आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ हम लोग मार्जिन ले जाते हैं ज़िंदगी में कि यार सारे ही कर रहे हैं, कौन सा कोई पकड़ है। आई एम वेरी ग्लैड के पकड़ है। सिंगापुर में सिर्फ उन्होंने चुइंग गम बैन की, वहाँ पे कुछ चुइंग गम चबाना जरूरत नहीं करता क्योंकि हज़ारों डॉलर्स का फाइन है। और बाय द वे एज अ टूरिस्ट भी मत लेके जाएगा, बड़ा मसला पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, एज लॉन्ग एज वी रियलाइज कि ये हम अब सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया को हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ तो छोड़ जाएं, कुछ तो छोड़ जाएं। अभी तो सिचुएशन वहाँ पे खड़ी हुई थी कि शायद हम डोम्स में रहेंगे सारे, जिसमें हमें ऑक्सीजन डोम के थ्रू फराहम किया जाएगा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि साई-फाई की दुनिया की तरफ नहीं, नेचर की तरफ ही अभी हम हैं। तो इसको एंजॉय करें और हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। खुदा हाफिज़।